औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज हम 14वीं सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं और हमारा आज का मौजू है तज़किया नफ्स। तज़किया नफ्स के मायने हैं कि इंसान अपने आप को बुराइयों से बचाए, अपने अच्छे कामों को परवान चढ़ाए और अपने नफ्स को काबू में रखे। सूरह शम्स में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक वो शख्स कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाकीज़ा बना लिया और नेक और साले कामों में मसरूफ़ रहा। नफ्स की कौन सी ख्वाहिशात जायज़ हैं, कौन सी नाजायज़ हैं, यह आज की नशिस्त में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने मेहमानों से आपका तारुफ़ कराऊँ। हमारे आज के जो मेहमान हैं बाय प्रोफेशन वो बैंकर हैं, उसके अलावा काफ़ी कमर्शियल्स में आपने उनको देखा होगा और स्पोर्ट्स में भी काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाकिर, खुशामदीद कहते हैं आपको ट्रांसमिशन में। बहुत शुक्रिया शहरियार, थैंक यू सो मच। जो हमारी आज की दूसरी मेहमान हैं, इन्हें अक्सर आप कभी छापे मारते हुए देखते होंगे, कभी आप इन्हें जो इंफोटेनमेंट के शोज़ करते देखते होंगे, कभी आप इन्हें एक्टिंग भी करते देखते होंगे। मल्टी टैलेंटेड खातून है, हमारे साथ मौजूद है महविश सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम महविश। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस ऑस्पिशियस ट्रांसमिशन। थैंक यू वेरी मच। शाकिर, बाय प्रोफेशन बैंकर और उसके बाद हम देख रहे हैं कि आप बैक टू बैक कमर्शियल्स कर रहे हैं। ये जम कैसे आई? क्योंकि जो बैंकर्स होते हैं ज़ाहिर है उनका वैसे ही रूटीन बड़ा एक टफ होता है, 9 to 5, कभी कभी उससे भी ज़्यादा। तो फिर ये इस चीज़ के लिए कैसे टाइम निकाला और कहाँ से मतलब शुरुआत हुई? थैंक यू शहरियार, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। देयर वाज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी के 2016 में मेरी जब शादी का एल्बम डेवलप हो रहा था, देयर वाज अ टाइम कि वो टैलेंट एजेंसी ने मुझे कहा कि शाकिर आप अपना एक पोर्टफोलियो करा लें सो दैट आपको अगर कोई कमर्शियल्स होते हैं तो हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। इट वाज लाइक मैंने कहा कि चलो ठीक है करवा लेते हैं। तो सून जब मैंने वो पोर्टफोलियो कराया तो उसके बाद 1 ऐड, 2 ऐड, 3 ऐड, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला चलता रहा। तो शादी से ये सिलसिला शुरू हुआ, यानी कि शादी के एल्बम से जो है वो हीरो बनने तक का सफ़र शुरू हो गया। आप कह सकते हैं कि वो एक लकी चार्म हो सकता है, उस वक्त स्टार्ट हुआ और वो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक चल रहा है। तो पहले कभी मतलब इंटरेस्ट नहीं था? लोगों ने कहा होगा कि भाई आप अच्छे खासे दिखते हैं तो आप क्यों नहीं कमर्शियल में ट्राई करते? या होता है ना, बंदा जब अच्छा खासा दिख रहा होता है तो वो कहते हैं यार एक्टिंग की तरफ जाते हैं, मॉडलिंग की तरफ जाते हैं। तो ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं कहा था? कहा था काफ़ी, लेकिन कुछ इंगेजमेंट ऐसी रही कि मैंने कराची यूनिवर्सिटी से MBA किया, उसके बाद बैंक में जॉब जब शुरू हुई तो वो डे टू डे ऐसी एक्टिविटी थी कि कोई मौका मिल नहीं पा रहा था। वो एक टाइम था कि वो कहते हैं कि ना वक्त से पहले ना नसीब से ज़्यादा, तो वो बस जिस दिन स्टार्ट हुआ है तो उस दिन से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है एंड डे बाय डे उसमें बेहतरी आ रही है। डे बाय डे भाई माशाल्लाह ये बड़ी तरक्की कर रहे हैं। लेकिन ये इन्होंने जो एक इंटरेस्टिंग बात बताई कि जी शादी की एल्बम से, अमूमन शादी की एल्बमों से लोगों के चांस नहीं लगते और बहुत से तो लोगों की शादी की एल्बम ही गायब हो जाती है, लेकिन इनकी शादी की एल्बम से जो है ये स्टार्ट हुआ करियर। अच्छा शाकिर, क्या चेंज देखा आपने? ज़ाहिर है दोनों फील्ड्स बड़ी अलग अलग हैं, किस तरह मैनेज करते हैं कि ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक में तो ज़ाहिर है एक बिजी एक्टिव शेड्यूल होता है, तो मैनेज किस तरह करते हैं तमाम चीज़ें? शरियार, यूजुअली आपको अगर दोनों फील्ड, आपको अपना पैशन भी कंटिन्यू रखना है और अपने करियर को भी साथ साथ लेके चलना है तो आपको बहुत सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। लाइक मेरा रूटीन कुछ ऐसा है कि अगर मैं अपनी डाइट पे कंट्रोल रखता हूँ, मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा एक्टिव हूँ सो दैट मैं अपने आप को फिट रख सकूँ, यही सब चीज़ें आपको ग्रेजुअली, चूँकि आपकी एज भी बढ़ रही होती है और हमें तो इस्लाम भी ये बोलता है कि आप हर चीज़ में मयाना रवि रखें। मैंने बस इसी चीज़ को बैलेंस रखने की कोशिश करी कि मेरी सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहें और अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर इजीली मैनेज हो रही हैं। रही बात कमर्शियल्स और बैंक को साथ साथ रखने की, तो मैंने अपना कमर्शियल्स में बताया हुआ है कि मैं इन वीकेंड्स पे फ्री होता हूँ, तो मेरी अवेलेबिलिटी वीकेंड्स के ही शूट्स पे रखते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह कंटिन्यू चल रहा है और मामलात आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने डाइट की बात की तो इसमें बहुत ज़ाहिर बैंकर्स नॉर्मली हमें नज़र आता है कुछ सेहत का ख्याल भी रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर खाते पीते रहते हैं, मोटे छोटे हो जाते हैं। तो इसमें बड़ी डाइट का ख्याल रखना पड़ता है कि एज अ मॉडल, चले एज अ एक्टर तो फिर भी चल जाता है कि फिर वो उसी करेक्टर के लिहाज से हो जाता है, लेकिन एज अ मॉडल बहुत डाइट का ख्याल रखना पड़ता है। तो मिस करते हैं फूड को या खा लेते हैं आप? कहते हैं खैर है खा लो, क्या होना। एक चीट डे होता है, आई बिलीव कि फ्राइडे इज़ अ चीट डे फॉर मी, कि उस दिन हम थोड़ा सा बिरयानी या जो भी खाना चाहें, वरना अदरवाइज़ मैं लंच स्किप करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि अपनी डाइट को कंट्रोल रखूँ, ग्रीन टी का इस्तेमाल करूं और थोड़ा सा गर्म पानी, जो एक होता है कि आप अगर अपने लाइफस्टाइल को बेहतर रखना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा वार्म वाटर का इस्तेमाल करें, नॉट रेगुलर कि आप कोल्ड वाटर का इस्तेमाल करें, बिकॉज डॉक्टर्स भी ये बोलते हैं कि कोल्ड वाटर आपकी बहुत सारी बीमारियों का जड़ है।
तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी चीज़ों को थोड़ा बैलेंस और नॉर्मल रखूँ, वो फिर इस तरह आगे साथ चल रही हैं। अच्छा जी, बड़ा मुश्किल काम होता है, ज़ाहिर है एक्टिंग अगर आप करें तो ठीक है, फिर आप उस जैसे करेक्टर में होते जाएंगे, उसी में आपको रोल मिलते जाते हैं, लेकिन एज अ मॉडल, एज अ ज़ाहिर जो कमर्शियल्स में आ रहे होते हैं, जो मॉडल होते हैं, उनको अपनी डाइट बड़ी मेंटेन रखनी पड़ती है। और हमारे यहाँ चीट डे जो होता है ना, हम लोग जो डाइट प्लान करते हैं उसमें चीट डे रोज़ होता है, क्योंकि जिसके घर भी जाते हैं वो बोलते हैं अरे यार एक दिन से क्या होता है, वो एक दिन करते करते पूरा हफ्ता होता है, तो भाई डाइट का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। महविश, कभी छापे आप मार रही होती थी, कभी आप इंफोटेनमेंट पे कर रही होती हैं, कभी एक्टिंग में कर रही होती हैं, वैसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपका है किस में, ये बताएं। मेरा दिल जो है, बेसिकली जो मैं हूँ वो मैं एक्टर हूँ, और मैंने एक्टिंग ही पढ़ी है। बस ये एक किस्मत थी कि मैं जर्नलिज्म और न्यूज़ फील्ड में आ गई थी, अदरवाइज आई एम एन एक्टर। अच्छा, क्योंकि आपने नेपा से जो है तालीम हासिल करी है, हम देखते हैं नॉर्मली लोग जो एक्टिंग कर रहे होते हैं वो या तो उनके कोई पेरेंट्स होते हैं, या वो बचपन में टैबलो में परफॉर्म कर करके फिर ड्रामा आर्टिस्ट बन जाते हैं। नहीं, लेकिन ये जो आप लोग पढ़ाई करते हैं, मेरा सवाल ये है, Sorry. जो आप लोग पढ़ाई करते हैं, ये कितनी ग्रूमिंग लाती है एक एक्टर में? अच्छा नहीं, आपने कहा ना कि किसी के पेरेंट्स होते हैं तो वो एक्टिंग फील्ड में जाता है या कुछ इस तरह से। हर इंसान के अंदर एक अदाकार छुपा होता है। हाँ, हम जानते हैं अक्सर, लेकिन अक्सर लोग उस चीज़ को आगे नहीं लेकर आते, उस टैलेंट को बेसिकली वो नहीं करते, पॉलिश नहीं करते। तो ये जो थिएटर पढ़ना है या एक्टिंग पढ़ना है, ये बेसिकली जो आपका इनर टैलेंट होता है उसको पॉलिश करता है। तो एक्टर तो सारे लोग हैं, सब अपनी ही एक कहानी में एक किरदार प्ले कुछ कर ना रहे कुछ हैं, एक्टिंग कर रहे होते हैं नॉर्मल जिंदगी में भी। जी बिल्कुल। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे एक्टर बने तो उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि 99% जो होता है ना वो आर्टिस्ट इनबॉर्न होता है, 1% उसको पॉलिशिंग की ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जो कि इन्हांस कर देती है। अब जैसे आप जिम की और फिटनेस की बात कर रहे थे अभी, तो अगर देखें कोई भी इंसान अगर जेनेटिकली फ़िट है, उसकी बॉडी बिल्कुल अच्छी है, उसको ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑब्वियसली वो फिट लगेगा। लेकिन अगर उसको 6 पैक्स चाहिए तो उसे जिम जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपके 6 पैक्स नहीं बनेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही एक्टिंग का भी है, अगर आपको पॉलिशिंग करनी है, परफेक्ट बनना है, तो आपको ट्रेनिंग लेनी है। अच्छा, क्योंकि जो थिएटर होता है, आपने थिएटर भी किया, जी, जी। थिएटर एक बहुत मुश्किल काम है। सारी चीज़ों को एक तरफ करें तो थिएटर, जिसने थिएटर कर लिया वो तकरीबन सारी चीज़ें कर सकता है। हमारे यहाँ क्या रीजंस हैं कि इतने, एक नेपा है ठीक है, वहाँ से लोग एजुकेशन हासिल करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतने इंस्टीट्यूट्स नहीं है, मतलब क्योंकि अब ये एक पूरा बिजनेस बन चुका है, एक्टिंग फील्ड एक बिजनेस है। पहले इसको पार्ट टाइम हवाई रोजी कहते थे, अब ये फुल टाइम जॉब है। तो आप क्या समझती हैं होने चाहिए? हमारे यहाँ कोई लोगों को रास्ते नहीं पता। जी शहरी, अब तो ड्रामा स्कूल्स, इतने प्राइवेट ड्रामा स्कूल्स भी हैं, और साथ साथ आर्ट काउंसिल के अंदर भी एक्टिंग की ट्रेनिंग हो रही है। बाकायदा 3 इयर्स के डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो कि बैचलर डिग्रीज में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, अगर हमें HSC से वो अप्रूव कर दें। और HSC से अगर हम अप्रूवल ले लें तो उसके अंदर ये होता है कि इस्लामियात भी पढ़ानी है, फिर पाकिस्तान स्टडीज़ भी पढ़ानी है, उर्दू भी पढ़ानी है, वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। उसकी वजह से बैचलर्स डिग्री नहीं है, लेकिन डिप्लोमा प्रोग्राम्स बहुत जगह पे शुरू हो रहे हैं। इनफैक्ट अब तो स्कूल्स के अंदर भी काफ़ी सारे एक्टिंग कोच होते हैं, थिएटर के टीचर्स होते हैं जो आते हैं, वो पढ़ाते हैं। और ये जो एक्टिंग वगैरह का काम है, ये तो हम बचपन से सारे स्कूल्स में हमेशा से ही होता आ रहा है ना। हम टैबलोस करते हैं, ड्रामास करते हैं, स्कूल्स में तो करते हैं, लेकिन हम उसको टाइटल नहीं देते कि हाँ हम ये एक्टिंग की ट्रेनिंग करा रहे हैं, लेकिन हो तो रहा है और ये होना चाहिए। अच्छा, वैसे आपने बचपन में कभी किया है ये सब एक्टिंग वैक्टिंग की है स्कूलों में? कभी ट्री बन के खड़ी हो, कभी फ्रॉक बनी हो, कुछ ऐसा ट्राई किया है? मैं तो बहुत शायर थी, इनफैक्ट शायर थी आप? मैं अभी भी बहुत शायर हूँ। नया इंकिशाफ हुआ है जी, ये छापे मार रही होती हैं शायें। अच्छा, वो अलग बात है, लेकिन एक्टिंग करना, किसी कैरेक्टर के अंदर खुद को ढालना, उसके बाद परफॉर्म करना, इट्स वेरी डिफरेंट थिंग। और स्पेशली जब थिएटर करते हैं तो सामने इतनी सारी ऑडियंस होती है, वहाँ पे खड़े होकर अपना किरदार निभाना इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। आप खुद से अपना आप पेश कर रहे हो तो वो कुछ नहीं होता, लेकिन कोई किरदार पेश कर रहे हैं तो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। अच्छा, हम अगर होस्टिंग की तरफ जाते हैं या जो लोग रेडियो कर रहे होते हैं तो बोलना बहुत अच्छा आना चाहिए, और फिर उर्दू जो है तलफ़ुज़ बहुत सही होने चाहिए। आप समझती हैं कि अब जो लॉट आ रही है, अब की जो लॉट आ रही है एक्टर्स की, वो इन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, उर्दू का तलफ़ुज़ उनके सही है? बिल्कुल नहीं, मैं तो देखती हूँ न्यूज़ ऐसी शख्सियात पढ़ रही हैं जिनको बिल्कुल बेसिक्स नहीं मालूम, लेकिन वो फिर भी पढ़ रहे हैं। पहले तो ये होता था कि अक्सर न्यूज़ एंकर्स को ट्रेनिंग के लिए नापा भेजा जाता था और बाकायदा उनकी डिक्शन की क्लासेस होती थी। डिक्शन बेसिकली ये होता है कि आप कितनी सफाई से अदायगी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, कोई भी बात अपनी आप कितने सफाई से कन्वे कर पा रहे हैं। तो बेसिकली ये आर्ट हर इंसान को आना चाहिए, और जो ना एक्टिंग कर रहा हो उसको भी आना चाहिए, क्योंकि ये तो कम्युनिकेशन का एक वे है। अच्छा, पहले के दौर में हम देखते थे बड़े डिबेट कंपटीशन होते थे, वहाँ से बहुत अच्छे मेज़बान निकल कर आए हैं।
अब स्कूल कॉलेजेस में वो नहीं रहा है, ठीक है कभी 14 अगस्त पे कभी 23 मार्च पे कुछ हो गया तो हो गया, 23 मार्च नहीं 14 अगस्त पे कुछ हो गया, ईद मिलादुन नबी पे हो गया तो हो गया, अदरवाइज अब वो भी कम हो गया। स्कूल्स के अंदर जो डिबेट का एक शौक होता था, उसकी प्रैक्टिस होती थी, तो हमें लगता था कि हाँ भी प्रैक्टिस करके जाना है, अब वो भी चीज़ खत्म हो गई है, उससे भी बच्चों में बड़ा प्रॉब्लम आ अब गया। तो ट्रेंड ही इतना बुरा आ गया है ना कि अब तो हर एक इंसान जर्नलिज्म की फील्ड में इस तरह से आ रहा है कि बस माइक पकड़ता है, सामने मोबाइल फ़ोन लेता है और वो चौराहों पे गलियों में निकल जाता है और बहुत ही स्टूपिड बातें करते हैं। सॉरी टू से वो इतनी गंदी बातें करते हैं, इतनी वल्गर लैंग्वेज यूज़ करते हैं, स्लैंग्स यूज़ करते और हैं, उसके व्यूज़ होते हैं। उसके व्यूज़ होते हैं। आप थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल बात कर लें, थोड़ी सी एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें तो उसके व्यूज़ ही नहीं होंगे। इनफैक्ट मैं भी अपना शो करती थी तो कोई भी इंफॉर्मेटिव शो कर लूँ तो उसके बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आएंगे, उसकी रेटिंग बहुत ये कम चीज़ तो होती हम थी। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जी हमारी आवाम को क्या हो गया है, ऐसी चीज़ें क्यों ज़्यादा लाइक की जाती हैं जिसके ऊपर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा अलाप शलाप हो, उसके व्यूज़, उसकी रेटिंग, उसकी डिस्कशन बहुत ज़्यादा होती है, और जो कोई इन्फॉर्मेटिव बात करे या कोई अच्छा पैगाम पहुँचाए उसकी जो व्यूज़ हैं वो कम होते हैं। ये तो हमें भी सोचना पड़ेगा कि आखिर हम खुद देखना क्या चाहते हैं, और फिर हम बोलते हैं जी माशरे में बुराई पैदा हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं मारवी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मारवी कैसी हैं आप? ठीक बिल्कुल शहरी, आप सुनाए कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक एकदम फिट हूँ। आज थोड़े मुझे कपड़े लग रहा है टाइट हो गए। एनीवेज क्या पका रही हैं आज आप? आज हमने चिकन जिंजर बना रहे हैं चिकन जिंजर। बिल्कुल। अरे वाह, और किस तरह इसमें तैयार हो हम गई? यूज़ कर रहे हैं डालडा का कुकिंग ऑयल। जहाँ मामता वहाँ डालडा। 80 ईयर्स से डालडा ने कभी भी अपनी क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। सेहत और जायका साथ साथ। सेहत और जायका जो है साथ 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 है, बिल्कुल। और डालडा के बने हुए खाने बड़े ज़बरदस्त होते हैं। अच्छा, जो चिकन जिंजर है ये किस तरह बिल्कुल। तैयार होता है? इसको हमने चिकन को पहले मैरिनेट करके रख देना है विथ योगर्ट, और इसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर और धनिया पाउडर, ये 3 चीज़ें डालेंगी और इसको मैरिनेट करके रख दें। फिर ऑयल लेके उसमें अदरक लहसुन, फिर उसमें हम मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। उसके बाद जो है स्टीम पे इसको रख देंगे फॉर 15 to 20 मिनट्स, और ये इसके ऊपर हम जूलियन कट जिंजर डाल देंगे एंड इट्स रेडी। तैयार हो जाएगा। हाँ, अच्छा, बिल्कुल। इसमें अदरक का टेस्ट ज़्यादा आता होगा? अदरक का टेस्ट इसमें, इसको हम ऊपर से ही डालते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना खाना चाहते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, फिर आप उस हिसाब से डालें। अच्छा, एक मुहावरा है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये क्यों, किसने कहा था, क्या इसकी लॉजिक है कुछ? अब ये नहीं पता मुझे, बिल्कुल भी इसका कुकिंग से कोई भी वो नहीं है कि नहीं, ऐसी मेरे जहन में आ जी, गया जब बिल्कुल। अदरक की बात आती है ना, तो कहता है बंदर के जाने अदरक का स्वाद, तो ये मैंने कहा पूछूं शायद इसका भी आपको पता नहीं, हो। इसका चिकन जिंजर से कोई लिंक नहीं है, तो मुझे नहीं कुछ नहीं, नहीं पता। ये तो बिल्कुल हम इंसान जी, खाएंगे, बिल्कुल। लेकिन वैसे बेचारे बंदर को बदनाम किया हुआ है कि वो क्या जाने, उसको भी शायद पता हो भाई इस टेस्ट का। शाकिर, अगर हम बात करते हैं मॉडलिंग पे अगर हम जाते हैं तो हमारे यहाँ पास्ट में ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, इस वजह से मुझे याद आ गया कि पहले अखबारों में ऐड आते थे, अगर आप मॉडल बनना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें, नीचे एक मोबाइल नंबर होता था। तो मैंने फ़ोन किया, पुरानी बात है, मैं उस वक्त दैट वाज 1999, तो मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा हाँ आप आ जाएँ। जब मैं वहाँ चला गया तो वहाँ पर एक उस वक्त कोई टीवी में आया करती थी खातून, वो बैठी हुई थी, और उन्होंने उस वक्त के लिहाज से बोला जी 5,000 रुपये दें तो हम आपका पोर्टफोलियो बनाएंगे और फिर आपको कमर्शियल मिलेंगे। तो हमारे पास तो 5,000 थे ही नहीं, तो हम भाग गए। तो ऐसा भी बहुत होता है कि आज भी ऐसा हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बना रहे होंगे, क्योंकि मॉडल जो होता है ज़ाहिर है, एक अगर आप अच्छी जगह पे काम करना चाह रहे हैं तो एक प्रोफेशनली उसको अपने आप को तैयार करना पड़ता है। एक्टिंग आपको चांस मिल सकता है, लेकिन एज मॉडल आपको अपने आप को तैयार करना है। एक तो हमारे यहाँ जो अपकमिंग आ रहे हैं उनको थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हर किसी के माइंड में ये होता है कि जी बस मैं थोड़ा सा सही दिख रहा हूँ तो मैं, क्या पूछो ना किसी से क्या करता हूँ, मैं मॉडल हूँ, तो इस पर थोड़ा सा बताएं ज़रा। हाँ, बिल्कुल सही कहा शहरियार आपने। ये पहले वक्त की बात थी कि आप एक नंबर आता था, आप उस पर कॉन्टैक्ट करते थे और वो बोलते थे कि पहले आप पैसे दे दें और फिर हम जो है वो आपका पोर्टफोलियो देंगे और आपको यहाँ पिक्चर्स भेज देंगे। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी के काफ़ी चीज़ें एडवांस हुई और चीज़ें फिर डिफरेंट होती चली गई। एक चीज़ मैं बड़ा क्लियरली बताऊं कि जो भी एक जेन्युइन एड एजेंसी होगी जो आपको टैलेंट प्रमोट करेगी, वो आपसे कोई पैसे नहीं लेगी, बिकॉज आप तो अपना पोर्टफोलियो उसके पास दे रहे हैं, उसका इनफैक्ट डेटाबेस आप बढ़ा रहे हो, तो वो कभी भी आपसे पैसे नहीं लेगी, वो आपका पोर्टफोलियो अपने पास ले लेगी। ऑब्वियसली जब क्लाइंट अपना रिक्वायरमेंट देता है तो टैलेंट एजेंसी अपनी पोर्टफोलियो उनसे शेयर करता है। अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट पे पूरे उतर रहे हैं, वो आपको साइट के लिए ले लेते हैं, वो फिर आगे के प्रोसीजर हैं। बट जो लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, मेरा सजेशन उनको यही है, कभी भी नेगेटिव साइड पे ना जाएं या डायरेक्ट कोई उनको इस तरह डायरेक्ट कर रहा है कि आप पहले पैसे दें फिर मैं करूँगा, ऐसा कहीं नहीं होता। शुक्र है कि अब बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे बहुत आम हो गई हैं, जिससे आपकी थोड़ी अवेयरनेस ज़्यादा हुई है। इनिशियली जब हमारा टाइम 99-2000 की आप बात लें, आपके पास कोई इतना मोबाइल एक्सेस नहीं होता था, आपके पास 3-4 चैनल्स होते थे जिनके थ्रू आप अपने आप को प्रमोट करते थे, तो उसमें ऑब्वियसली आप थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे चले जाते थे या मिसगाइड हो जाते थे, दैट आई कैन से। लेकिन अब चीज़ें चूँकि बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, आप बहुत जगह से वेरिफिकेशन कन्फर्मेशन कर लेते हो।
अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा खुद भी आपका सेंस इतना क्लियर होना चाहिए कि आपको पता चले कि मैं सही चीज़ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। बाकी अल्लाह का नाम लेके आप चीज़ें शुरू करें और होप फॉर द बेस्ट। मेरी तो दुआ यही है कि जो भी इस फील्ड में आना चाह रहे हैं वो एक अच्छा पॉजिटिव इमेज लेकर आएँ। बहुत सारे लोग एक मीडिया का एक डिफरेंट इमेज क्रिएट करते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। सिंस आई एम विद मीडिया, मैंने ये चीज़ देखी है कि बहुत ज़्यादा गलत न्यूज़ आपकी सर्कुलेट हो रही होती है। आप जब इस फील्ड में आते हैं, यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट। आप रिस्पेक्ट देंगे, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। और हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग होते हैं। और ये जो मैंने शाकिर सवाल किया था कि क्योंकि मॉडलिंग समथिंग एल्स, अगर आपने एक मॉडल बनना है तो उसके लिए तैयार होना है। जो हमारे यहाँ लड़के हैं बहुत सारे, वो जिससे पूछो क्या कर दो, मैं मॉडल हूँ, तो ज़रा इस पर भी बताएं कि मॉडल बनने के लिए मतलब क्या क्या उनको किन चीज़ों पे पहले फोकस करना होगा। इनिशियली मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि आपको अपनी पढ़ाई भी साथ साथ कंटिन्यू रखनी है। देखें, आप कहीं पे जाएंगे, आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, आप बात करेंगे, तो आपको पता चलना चाहिए कि आपकी एक फ़ाइन लाइन क्या है। यू डोंट हैव टू क्रॉस दैट लाइन। आपको पास अगर पीछे तालीम होगी, तालीम आपको इतना शऊर ज़रूर देती है कि अच्छा बुरा क्या है। ये चीज़ साथ साथ कंटिन्यू करें। इनिशियली मैंने देखा था ये काफ़ी सारे लोग हैं जो अपनी पढ़ाई छोड़ के फुल टाइम इस प्रोफेशन में आते हैं। आई डू एग्री, आप इसको पैशन बनाएं बिल्कुल, बट व्हेन योर प्रोफेशन बिकम्स योर पैशन बिकम्स योर प्रोफेशन, तो आपको एक ग्रो करने में मज़ा आता है। बिल्कुल। आप चीज़ें साथ साथ सारी चीज़ें लेके चलें। मॉडल बनना है, आप अपना रूटीन अच्छा रखें। देखें, रोज़ाना चिकन कढ़ाई, बारबेक्यू और बिरयानियाँ, नहारी, नली बिरयानी, ये सब नहीं चलेगी। हाँ, बहुत सारे वीलॉग्स ऐसे बनते हैं जिसमें आप फूड बहुत आपको इंटाइस कर रहा होता है, तो आपको थोड़ा सा उसमें कंट्रोल रखना पड़ेगा। हाँ, और जो ये वो बना रहे होते हैं वो खुद भी आपने देखा है, वो कहीं से मॉडल नहीं लग रहे होते, वो अच्छे खासे होते हैं, तो वो उनके व्लॉग्स होते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हर चौथे बंदे से पूछो ना तो वो ये कहता नजर आता है मैं मॉडल हूँ। एक ये प्रॉपर जिसे कहते हैं ना, अपने आप को पहले तैयार करें फिर आप इस पर बोलें। महविश, हम क्राइम शो की जानिब आते हैं। आप उस वक्त में से काम कर रही हैं जब बहुत कम लोग क्राइम शो किया करते थे, गिने चुने 2-3 लोग ही थे। अब तो माशाल्लाह बहुत सारे लोग आ चुके हैं। अब डिप्रेशन हो जाता था, परेशानी होती थी। अभी आप इंफोटेनमेंट साइड पे काम कर रही हैं, तो सुकून है कुछ लाइफ में या वही अच्छा लगता था? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जितनी नेगेटिविटी में आप काम करते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर एब्जॉर्ब होती है, तो आपकी पर्सनालिटी में वही नेगेटिविटी आ जाती है, तो आप अच्छा फील नहीं करते। आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फील करेंगे। अच्छा, तो डिप्रेशन भी रहता है हर वक्त? बिल्कुल, क्योंकि आप हमेशा नेगेटिव एनवायरनमेंट में है ना, एनर्जी का बड़ा रोल होता है। और हमारे यहाँ क्योंकि प्रमोट ही नेगेटिविटी होती है, अगर कोई नेगेटिव टॉपिक आप उठा के प्रेजेंट करते हैं टीवी पे तो वो ज़्यादा चलता है। तो हम बेसिकली वही करते थे कि जहाँ कुछ गलत हो रहा है वो ज़्यादा प्रमोट करते थे, जहाँ कुछ अच्छा हो रहा था तो वो नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपने तो ज़ाहिर है ऐसी भी चीज़ें एक्सपोज करी जिसमें बहुत से लोगों को फ़ायदा भी हुआ, दुआएं भी लगी। जो एक्चुअल सवाल था वो ये है कि हर वक्त क्राइम की शो करने वाले को हर वक्त यही सोचना पड़ता है, तो अपनी लाइफ और हेल्थ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल, बहुत डिप्रेशन इस तरह से भी होता है कि एक वाक़या था बल्दिया टाउन फैक्ट्री का, उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें दे दी थी और पीछे लवाहिकीन थे जो आज तक अपने प्यारों के मुंतज़िर रहे हैं, यानी उनको बॉडीज़ नहीं मिली थी। तो ऐसी हज़ारों माएँ थीं, जब मैं कवरेज कर रही थी तो मेरे पास आके पैरों में गिड़गिड़ा कर रो रही थी कि मुझे मेरा इकलौता बेटा वापस कर दो। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आज भी अगर सोचती हूँ तो मुझे फ़ील होता है कि यार इस पोजीशन पे आके भी मेरे अंदर इतना इख्तियार नहीं है, मेरे पास इतने इख्तियारात नहीं है या मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इनकी मदद कर सकूँ। तो ये चीज़ें आपको बहुत हॉन्ट करती है फॉर लाइफ टाइम, तो ये होता है। अच्छा, और एक चीज़ और बहुत होती है कि जो ज़ाहिर है आप किसी को एक्सपोज कर रही हैं तो कहीं तो दुआएं मिल रही हैं, कहीं एक दुश्मन भी बनते हैं। वो भी अपना एक नेगेटिव प्रोपोगेंडा चलाना शुरू कर देते हैं कि जी फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं मिलेगा तो कपड़ों पे बोलना शुरू हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो किसी ना किसी पे कमेंट करना शुरू हो जाएंगे। तो ये कितना फेस किया आपने? ये तो हमेशा से, मतलब कोई अच्छा टॉपिक भी कर दो। ईदी सेंटर में हम गए हैं, मुझे इतने सारे लेटर्स रिसीव हुए कि आपने इतना अच्छा काम किया, इतनी माओं की आवाज़ आप बनी है। लेकिन जो फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया पे कमेंट्स आते थे ना, स्पेशली मेल्स के, तो वो तो ऐसे होते थे कि आप सोचते थे अरे भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया जो इतने गलत काम करके आ गए। नेगेटिव कमेंट्स। अच्छा, लेकिन ये जाहिर है सभी को पता है, ये वो लोग होते हैं जिनको आपने कभी ना कभी एक्सपोज किया होता है, उनके चचा ताया मामू फुप्पा, कोई ना कोई रिश्तेदार होता है, ऐसे निकालते हैं। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। या जो गलत काम कर रहे होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि कल कोई हमारी भी पकड़ होगी तो वो हमारे ऑपोजिट पार्टी में चले जाते हैं, एंटी पार्टी में चले जाते हैं। उनके दिलों में चोर होते हैं। तो ये महविश ने क्योंकि ये चीज़ें बड़ी फेस की हैं और मैं इस वजह से जानता हूँ कि ज़ाहिर है बहुत पुराना मैं इनको जानता हूँ, तो ये उस वक्त में से हैं कि जब बहुत कम लोग क्राइम शोज किया करते थे। लड़कियां तो एक ही थी, लड़की एक ही थी,
लड़कों में 2-3 थे, तो इतने लोग थे नहीं। तो इस वजह से ये चीज़ें बड़ी फेस करनी पड़ती हैं और फिर एक डिप्रेशन 24 घंटे का रहता है, क्योंकि ज़ाहिर है जिनको आप एक्सपोज करते हैं वो कहीं कुछ नहीं निकाल पाते। तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, उस पर जाओ, बोलते रहो। लेकिन हमारा ये कहना है जितना है बोलो बोलो, हम पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। मारवी ने चिकन जिंजर तो तैयार कर दिया है, ड्रिंक कौन सी बना रही हैं आज आप? स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक इन्होंने बनाया है, तो किस तरह, आप किस तरह बनाती हैं जी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक? इसमें हमने मिल्क यूज़ किया है, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ यूज़ की हैं और शुगर, और इसमें हमने आइसक्रीम ऐड किया वनीला। अगर आपको इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चाहिए तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें वनीला फ्लेवर ऐड किया है और इसके फ्लेवर को और इन्हेंस करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ करशी का जामे शीरी, क्योंकि अफ्तार में और सहरी में हर कोई रहना चाहता है फ्रेश, तो इस्तेमाल करें करशी का जामे शीरी सहरी और अफ्तार दोनों में। बिल्कुल जी, आप बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। अच्छा, बहुत से लोग स्ट्रॉबेरी शेक इस तरह बनाते हैं, स्ट्रॉबेरी डालते हैं, दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं, ब्लेंडर में घुमा देते हैं, उस तरह भी तो बनता है। हाँ बनता है, बट आइसक्रीम और जामे शीरी से इसका फ्लेवर और बढ़ जाएगा और अच्छा मज़े का हो तो जाएगा। हमें जिन्होंने ऐसे पिलाए हैं वो सस्ते वाला काम किया उन्होंने। मे बी क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा और मज़े का बनता है। हाँ, क्योंकि हमने कभी भी हम गए तो स्ट्रॉबेरी डाला, पानी और थोड़ा सा दूध, इतना सा, और चीनी, और वो बन गया स्ट्रॉबेरी शेक। हम पी के खुश भी होते थे। अच्छा, अभी इतने सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उसकी बात हो रही है एक्टिंग की, मॉडलिंग की। आपने कभी की है एक्टिंग जिंदगी में? नहीं, एक्टिंग नहीं की। मेरा फर्स्ट शो आपके साथ ही है, लाइव शो। अच्छा जी, स्कूल में कभी बंदा करता है ना, स्कूल में? स्कूल में हाँ टैबलो वगैरह किए हैं, कभी एक्टिंग मॉडलिंग नहीं की। तो टैबलो में क्या बनी थी? आपको ट्री बना के तो नहीं खड़ा कर दिया था? आप ऐसे ट्री बनी हुई खड़ी हुई थी? बिल्कुल नहीं, ट्री बना के नहीं। 14 अगस्त का कोई टैबलो था, मुझे याद भी नहीं है कि क्या कैरेक्टर था। आप भूल गई आप जी, करेक्टर, बिल्कुल। क्योंकि इन्होंने इस वजह से कहा कि भूल जाओ करेक्टर में, वरना फिर बोलता थोड़ा करके भी दिखाएं आप हमें, हमें कैसे यकीन आएगा कि आपने किया नहीं किया। बात हो रही है तज़किया नफ्स के हवाले से। मोहसिन भाई, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि तज़किया नफ्स है क्या और इसकी कितनी इक़साम है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो कि खालिक़ कायनात हैं। लाखों दुरूद सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो कि रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए। शहरी भाई, आपका जो सवाल है कि नफ्स या तज़किया नफ्स है क्या? देखिए, अल्लाह ताला ने जब इंसान की तख़लीक़ फरमाई तो अल्लाह के इंसान के साथ बहुत सारी मखलूक़ात बनाई। इसी तरह एक मखलूक उसका जो ताल्लुक़ है वो इंसान के साथ, जिसे नफ्स कहा जाता है। और ये नफ्स ऐसा है जो इंसान को कभी वर्गलाता भी है, कभी बहकाता भी है, कभी अच्छाई की तरफ लेकर आता भी है। लेकिन अब आपने समझना है कि वो कौन सा नफ्स है। कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह शम्स में फरमाया कि फ़लाह पा गया, यानी कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया। बिल्कुल, यानी अपने आप के अंदर अल्लाह ताला उस बंदे को कामयाबी दे रहा है जो जान ले कि उसकी बुराइयाँ क्या हैं, उसकी ख़ताएँ क्या हैं, उसकी लर्जिशें क्या हैं, और उनको वो बदलने लग जाए। यानी कि नफ्स को चेंज करना, यानी कि जो उसकी खामियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उनको चेंज करना, तब्दील करना, और उन बुराइयों को फिर दोबारा ना करना, इसका नाम तज़किया नफ्स है। अब आप आ जाए तज़किया नफ्स की अक़साम पर। बिल्कुल, देखिए, नफ्स की 3 इक़साम हैं। यानी कि अब इंसान, आप हम सब बैठे हुए हैं, हम सब के साथ नफ्स जुड़े हुए हैं, लेकिन हम जब सोचें कि हम किस नफ्स के साथ जुड़े हुए हैं तो हमें पता लग जाएगा। एक है नफ्स अम्मारा। नफ्स अम्मारा क्या है कि जो कि गुनाहों की तरफ हमें हर वक्त राग़िब करता रहे। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शैतान जो है तुम्हें वसवसे डालता रहेगा, जिस हर तरह वक्त ज़हन में हाँ, पटांग चलता रहता है। यानी खून में जिस तरह तुम्हारा खून बहता है, इस तरह वो तुम्हारा शैतान जो है तुम्हें वसवसे देगा। अब तुम क्या करो, अपने नफ्स को तज़किया करना चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र करो। तो ये नफ्स अम्मारा ढीठ होता है, यानी कि उसको गुनाह होने लगता है। अब वो झूठ बोल रहा है, कोई मसला नहीं, और भी बड़े-बड़े गुनाह करेगा, मकसद कि वो कत्ल भी कर देगा हाँ, तो उसका उसको फ़र्क रीज़न नहीं होगा उसके पड़ना। पास। हाँ, तो ये नफ्स अम्मारा है। दूसरा है नफ्स लम्वामा। वो नफ्स ऐसा है, मिसाल के आपने अपने किसी शागिर्द को डांट दिया या किसी एम्प्लॉय को डांट दिया तो आपको निदाम हो तो यार क्यों कर दिया, गलत डांट दिया, गलत डांट दिया, आपने मिलाप कर लिया, गले लगा लिया, या कोई गलती से आपने ऐसी बात की जो नामुनासिब थी, बाद में एहसास हुआ कि यार मुझे नहीं, आपने अल्लाह से तौबा कर लिया, अल्लाह माफ़ है। तो ये मलामत वाला नफ्स है। और इस नफ्स को ज़रा देखें तो ये अल्लाह के उन बंदों का है जो जिनको अंदर ईमान होता है। ईमान है, कहीं ना कहीं ईमान बाकी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ईमान की हलावत है, और वह ईमान की हलावत उसको झुझोड़ रही है, क्यों किया तुमने, किस लिए किया। तो इसे कहते हैं नफ्स लव्वामा। तीसरा नफ्स मुतमइन्ना,
यानी जो बंदा जो काम करता है रब की रज़ा के लिए करता है, अपने लिए नहीं करता। जैसे कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया कि अपने बेटों को अल्लाह की राह में कुर्बान करो। अब बेटा है, प्यारा है, लेकिन रब का हुक्म है, नफ्स कह रहा है क्या कर रहा है, अपने बेटे को मार रहा है। फरमाया मैं मुतमईन हूँ, मेरे रब ने फरमाया जब छुरी चलाई तो आप देखें बेटे के बजाय अच्छा, नफ्से लवामा वाली सूरत हाल में तो पक्के मोमिनों की निशानी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप देखें ना, अलामत नज़र आती है ना कि यार उसके अंदर जो करना है रब की रज़ा में के लिए करना है। नफ्से मुतमइन्ना वाली जो है वो ये जो है पक्के मोमिनों की निशानी कि जो करना है अल्लाह के लिए करना है, यानी उठना भी अल्लाह के लिए, बोलना भी अल्लाह के लिए, चलना भी अल्लाह के लिए। और जब ये अलामत आ जाए तो फरमाया वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, ऐसे शख्स को जिसका नफ्स से मुतमइन्ना होता है अल्लाह एक जन्नत नहीं देता, कुरान फरमाया अल्लाह उसे 2 जन्नत देता है। सुभान अल्लाह। अब ये तो हम लोगों को सोचना होगा भाई, हम लोग नफ्से अम्मारा में हैं, लवामा में हैं या मुतमइन्ना में। अच्छा, अभी जो मैंने अपना असिस्ट किया तो अभी हम लोग नफ्से लवामा में, हमारी जो सिचुएशन है, हमारा वाली नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि गलत काम को गलत नहीं समझ रहे, हो जाता है लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो एक होता रहता है। अच्छा शाकिर, क्या रीज़न है कि हम लोग अपने नफ्स पे काबू नहीं पाते? हमारा इशू ये है कि हम कोई भी ऐसी चीज़ देखते हैं जो शायद नेगेटिविटी की तरफ होती है तो बड़ा एक अट्रैक्ट करती है। जैसे हम ये अभी बात कर रहे थे ना कि नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं, इसी तरह क्यों इंसान में आ गया, दूसरे की चीज़ देखेंगे फ़ौरन उस पर अटैक हो जाएंगे कि हाँ यार उसके पास आ गया, हमारे पास नहीं है, जबकि ये नहीं देखेंगे हमारे पास भी पीछे बहुत कुछ है। रीज़न क्या है? माशरे की वजह से हो गया? इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल, अगर आप थोड़ा अरसे पहले जाएं तो इतना ज़्यादा फैंसी नहीं होता था। जैसे जैसे सोशल मीडिया आया, आपने देखा कि आप यहाँ बैठकर कहीं की कोई चीज़ देख रहे हैं, थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें आपको इस तरह अट्रैक्ट भी कर रही होती हैं जो फेक होती हैं। रादर देन आप उससे इनकरेज हासिल करें, आप उसके लिए स्ट्राइव करें कि मैं इसके लिए एफ़र्ट करूं, आप उससे जलने लगते हैं। अब वो जो जलन है ना, वो आपको नेगेटिव चीज़ों पर और नेगेटिव रास्तों की तरफ लेके जाती है कि मैं जल्दी जल्दी ये चीज़ अचीव कर लूँ। देखिए, हर चीज़ का एक टाइम है। आप एक सच्चे दिल से अल्लाह ताला से दुआ करें, सक्सेस आपकी तरफ बढ़ेगी, बट आपको उसके लिए एफर्ट ग्रेजुअली बढ़ती है। एग्जैक्टली। लेकिन हम जिस तरह आप चाह रहे हैं कि भाई शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में मैं सारी चीज़ें अचीव कर लूँ, ये थोड़ा मुश्किल है। जब आपके दिल में ये चीज़ आएगी ना, तो आप नेगेटिव और पॉजिटिव में कोई बीच में वो नहीं कर सकेंगे, फ़र्क नहीं पता कर सकेंगे। यही एक रीज़न है कि भाई आप अपना इस चीज़ पर कामिल यकीन रखें कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। आप सच्चे दिल के साथ उस चीज़ के लिए स्ट्राइव करें, वो जब आपके किस्मत में लिखी होगी उसका एक राइट टाइम है, अल्लाह आपको वो ज़रूर अचीव करा के देगा इंशाअल्लाह। और बिल्कुल जी, हर चीज़ जो भी तरक्की मिलती है ना वो ग्रेजुअली मिलती है। कुछ लोगों को ठीक है फ़ौरन मिल जाती है, लेकिन जो ग्रेजुअली हुई भी चीज़ होती है ना उसका ज़्यादा एक मज़ा है। मैं भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ ऑन स्क्रीन आने वाले लोग, चाहे वो ऑन स्क्रीन आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हों, बहुत से लोग कहते हैं, अब ज़रा नियत तो अल्लाह जानता है कि जी दिखावा बहुत होता है, हर चीज़ को दिखाना है। अगर उम्रे पे भी जा रहे हैं तो भी वहाँ पर इबादत से ज़्यादा उनकी वीडियो चल रही होती है, हज पे भी जा रहे हैं या कोई और भी काम कर रहे हैं तो दिखावा बहुत। तो क्या ये ज़रूरत बन चुका है या रीज़न क्या है, आप क्या समझते हैं? ज़रूरत भी बन गया है और स्टेटस कॉन्शियस लोग हो गए हैं, तो जिसके पास ज़्यादा मटेरियल होता है दिखाने का वो ज़्यादा समझा जाता है बड़ा, मतलब उसका रुतबा बड़ा समझा जाता है। तो बेसिकली शायद ये रीज़न होगी। लेकिन मैं नफ्स के हवाले से एक बात करना चाह रही हूँ यहाँ पे, वो ये कि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है ना, और उसका रीज़न ये है कि इंसान को चॉइस दी है। जानवर के पास वो चॉइस नहीं है, इंसान के पास ये चॉइस है कि वो अपने नफ्स पे कंट्रोल कर सकता है। जानवर के पास ये चॉइस नहीं दी। यही फ़र्क बताया है कि इंसान में और जानवर में क्या फ़र्क है। तो जब आपको अल्लाह ताला ने ये ताकत दी है तो आप उस चीज़ को यूटिलाइज़ क्यों नहीं करते? करना चाहिए, नफ्स पे कंट्रोल आना चाहिए। ये प्रैक्टिस से आता है, आ जाता है। लेकिन क्या प्रैक्टिस क्या है, बताएं आप, क्या प्रैक्टिस करें? सबसे पहले तो आप इस्तग़फ़ार करें और शुक्राना अदा करें। जब आप इस एनर्जी में रहेंगे ना तो आप बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर लेंगे और बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल भी पा लेंगे। अच्छा, अभी जो इस वक्त का एरा चल रहा है इसमें मैं ये देखता हूँ कि एक बड़ी नफ्सा नफ्सी का दौर चल रहा है। नफ्सा नफ्सी का इस तरह है कि हम एक तो किसी दूसरे की चीज़ देखकर फ़ौरन हमें से मुराद ज़्यादातर लोगों को हसद जलन शुरू हो जाती है। ह्यूमन नेचर है। और फिर ये ह्यूमन नेचर ही क्यों हो गई है? यही लोग कह देते हैं ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन अब ज़्यादा नहीं हो गई है कि पहले तो भाई बुरी चीज़ को बुरा समझते थे। इसकी एक ट्रिक बताती हूँ। पहले बुरी चीज़ को बुरा समझते थे कि यार अगर इसके बाप ने कोई रिश्वत कमाई है तो लोग कहते थे यार ये रिश्वत लेता है। अब तो फ़ख्र है इस पे। जी बताएं, आप क्या बता रही? नहीं, इसकी एक ट्रिक होती है कि हमें भी अक्सर ऐसा होता होगा कि हम अपने से बेहतर कोई चीज़ देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि या अल्लाह ये उसके मज़े हैं और ये मेरे पास क्यों नहीं है। हाँ। उसकी एक ट्रिक ये है कि आप हमेशा अपने से अच्छे या मतलब आपसे
हाँ, अबतर हालात के जो लोग हैं उनकी तरफ आप देखें, मतलब अच्छे हालात नहीं, आपसे जो बुरे नीचे- हालात नीचे वाले, स्तर, हाँ बिल्कुल। नीचे, तो आप उनकी तरफ ज़्यादा देखें। और जैसे ही आपको ये ऐसा ख्याल भी आए ना, तो आप फ़ौरन अल्लाह ताला से शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने जितना मुझे दिया है वो बहुत है मेरे लिए। और जैसे ही आप ये करेंगे तो आपको वो चीज़ भी मिल जाएगी जिसका आप ख्वाब कर रहे हैं या जिसकी आप चाहत कर रहे हैं। और ये प्रैक्टिस बिल्कुल रखनी चाहिए कि जी आप नीचे वालों को देखें ना। अब बंदा देख रहा होता है कि जी इसका ये है, उनको देखो जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है, उनको देख के हमें जो है वो सबक लेना चाहिए। जैसे बात हो रही थी कि लोग बहुत सी चीज़ें गलत होती हैं उसको गलत नहीं मानते, और शैतान उनको हर गलत चीज़ का ना जवाब भी बताया था। मुझे इस पर एक वाक़या याद आया कि मैं एक दफ़ा एक बंदे को इंटेरोगेट कर रहा था, वो मंशियात का काम करता था। जब वो मंशियात का काम करता था तो वो जब नमाज का टाइम हो रहा था तो नमाज़ पढ़ रहा, तो मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा यार तू नमाज तो 5 वक्त की पढ़ते हो, तो उसका जवाब ये था कि जब आप मरेंगे ना तो आपसे पहला सवाल नमाज का होगा। अब वो मंशियात बेच रहा है, लोगों के बच्चों को तबाह कर रहा है, उसको इस बात में नहीं था, वो मुझसे इस बात पे बज़िज़ रहा कि नहीं पहला सवाल किसका होगा आप मुझे बताएं। अरे नमाज का होगा, कह रहे तो मेरे पास पहले सवाल का जवाब तो है। मुझसे भाई शैतान जहन में डालता है कि बेटा ये आपने गलत काम कर लिया है, अब इसका जवाब ये है। हाँ, फिर तो प्रॉब्लम जब पहला सवाल तो दूसरा सवाल भी तो होगा, ये तो नहीं कि अल्लाह ताला मतलब फिर उसको पहले पे खुश किया। हाँ, तो बात ये कि युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, ये जो वसवसा है ना, इंसान ये सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, और वो अपने जवाब, आपको पता है कि इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, तो उन्होंने 360 दलील बनाए थे कि जब इंसान मरता है ना तो उससे पहले जो है शैतान बहकाता है। तो 360 दलील थे अल्लाह की तौहीद पे कि मैं ऐसे जवाब दूंगा कि शैतान को कायल कर लूँगा। अल-मुख्तसर जब उनका आखिरी वक्त आया तो वो 360 दलील शैतान को जब उसने बयान किए, क्योंकि वो बहका रहा था, फिर भी ईमान डगमगाने लगा। तो अल्लाह के वली जो उनके मुर्शिद थे, शेख थे, उन्होंने आवाज़ लगाई तुम ये क्यों नहीं कह रहे थे कि मैंने बगैर दलील अल्लाह को माना। तो फिर उन्होंने कहा जब ये कहा तो शैतान देर हो गया। तो शैतान हर लम्हे बेकाता है, चाहे ज़िंदगी के आखिरी लम्हा हो, चाहे ज़िंदगी का पहला लम्हा। बिल्कुल जी, ये जो हम लोगों के साथ मसला होता है ना कि हम गलत चीज़ को करने के बाद भी फिर अपने जहन में ही मुतमईन हो जाते हैं हाँ। और समझते हैं हमने बड़ा नेक काम किया। भाई वो शैतान आप लोगों के दिमाग में डाल रहा होता है, हर बात का नेगेटिव जवाब आपको बता के आप मुतमईन हो जाते हैं कि जी हमने बड़ा कोई नेक काम कर दिया। तो जो चीज़ें असूल के मुताबिक हैं, जो कुरान में मौजूद हैं, जिस पे इस्लाम बात कहता है, उसको फॉलो किया करें। ये नहीं कि अपना खुद आपने बनाया हुआ है कि जी मरने के बाद पहला सवाल नमाज का होगा तो मैं मंशियात भी भेज दूँ, मैं बम भी बना लूँ, क्योंकि पहला सवाल तो नमाज का होगा, नमाज तो है पढ़ लो, नमाज को समझो, ये ज़रूरी है। बात हो रही है तस्किया नफ्स के हवाले से। मोहसिन भाई, जैसे कि महविश ने भी तरीका बताया, वैसे आप बताएं कि तरीका क्या है, कैसे नफ्स पे काबू पाएँ। ये जो नफ्स अम्मारा है ये बड़ा तंग करती है लोगों को, और बार बार गलत गलत वसवसे आते हैं जहन में, रमज़ान मुबारक के महीने में भी आ रहे होते हैं, तो फिर कैसे कंट्रोल कैसे करें, कोई तरीका बताएं ज़रा। अच्छा, बहन ने बहुत अच्छी बात की थी, इस्तग़फ़ार वाली भी, अल्लाह का ज़िक्र, ये तो एक तरीका है। इस्लाम दीन फितरत है, और फितरत और नफ्स की ख्वाहिशात में फ़र्क होता है। हम कहते हैं कि यार ये फितरती तौर पे ऐसा है, फितरती तौर पे इंसान कभी बुरा नहीं होता, याद हाँ, उसका रखिएगा। नाम ही रख देते हैं फितरती इंसान है, ये हाँ, फितरती। ये बिल्कुल गलत बात है। हर इंसान दीनी फितरत पे पैदा होता है जो इस्लाम है। ज़ाहिर है, कान में अजान होती है, पैदा होती है तो और गैर मुस्लिम भी जो पैदा होता है वो होता है दीनी फितरत पे ही, लेकिन बाद में जाके वो मज़हब कर लेते चेंज हैं। हो जाता है। तो फितरती इंसान बिल्कुल ठीक होता है, उसकी नफ्सियात जो होती है उसमें जो है फ़र्क होता है। उसको कैसे, अब जैसे आपने बात की नफ्स हमारा की मिसाल, तो अभी हमारा दिल चाह रहा है चाय पीने का, तो फितरत जो है या नफ्स जो है, हम पहले करते हैं कि हराम चीज़ों से पहले जायज़ चीज़ों को देख लें। जब इंसान जायज़ चीज़ों को कंट्रोल कर ले, फिर आगे जाके मजबूत हो जाता है उन चीज़ों को कंट्रोल करने का जो कि नाजायज़ होती हैं। मिसाल मैंने आपको दी कि अभी चाय पीने दिल चाह रहा था हमारा, नफ्स ने कहा कि यार चाय पियो क्योंकि नींद भी आ रही, सब चीज़ें। आपका नफ्स क्या कि नहीं यार चाय नहीं पीते, हम क्या करते हैं, हम पानी पी लेते हैं। चाय पीना भी जायज़, पानी पीना भी जायज़। आपने कंट्रोल किया किस पर, जायज़ काम पर। इसी तरीके से अब आपका ठंडा पानी पीने दिल चाह रहा है, आप कह रहे हैं ठंडा पानी नहीं पीते, सादा पानी पी लेते हैं। जब आप जायज़ कामों के अंदर पावर रखना शुरू कर देंगे और उसमें कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वही पावर आपके डाइवर्ट कर देगा बड़े कामों में। तो नफ्से अम्मारा को नफ्से लवामा पे लाने के लिए पहले क्या करना है आपने, कि अगर वो कह रहा है कि भाई झूठ बोलना है तो आपने बोलना ही नहीं। अच्छा, तस्किया नफ्स और तकवा क्या एक ही चीज़ है? देखिए, तकवा कहते हैं अरबी में गुनाहों से बचने को। मिसाल के तौर पे एक रास्ता है जंगल में जिसमें जिस तरह खारदार कांटे हैं, अब इंसान बच के जाता है ना, तो मुस्लिम में तस्किया नफ्स भी यही हुआ कि भाई गुनाहों से बचे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन तकवा में फ़र्क यह है कि तकवा एक ऐसी दौलत है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तकवा
में फ़र्क क्या है कि तकवा वो अल्लाह की तरफ से बंदे को मिलता है, परहेजगार होना, लेकिन नफ्स एक मखलूक है जो इंसान के अंदर है, उस मखलूक को रोकना है और आपने। कौन सा बटन दबाना है ये आप पर है। हाँ। और उसका कंट्रोल यही है भाई कि पहले अब जायज़ काम है, जैसे चाय पीना भी, महविश को नींद आ रही थी तो उन्होंने कहा ये चाय मंगाएं, तो अगर आपका दिल चाह रहा है चाय पीने को, अभी तो ज़रूरत था, पता चला अभी ट्रांसमिशन में नींद आती रहती, लेकिन अगर आपका दिल चाह रहा है तो आप उसको कंट्रोल करने के लिए कि भाई मैं इस नफ्स को उस पर किस तरह फ़ौक़ियत दूँ, तो उसको आप रोकना शुरू करें, फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है हम सबको जो है नफ्स मुतमइन्ना पे लेकर आए। हमारी तो आमीन, यही आमीन, दुआ है कि सुम्मा आए, आमीन। लेकिन अभी हम लोग लवामा की कंडीशन में हैं। अच्छा शागिर, क्रिकेट आप खेलते भी हैं माशाल्लाह, नेशनल बैंक की बी टीम से आप खेलते हैं, तो क्रिकेट देखने का आपका है शौक़ या सिर्फ खेलने की हद तक है? बहुत ज़्यादा शौक़ है, और शायद वही शौक़ जो है वो मुझे खेलने की तरफ भी लेकर आया। अच्छा अभी इस वक्त क्या चल रहा है पाकिस्तान टीम में, क्या हो रहा है? कोई कह रहा है कि भाई वो शादाब चाहते नहीं, इमाद आया, ये इस तरह की बातें, ये आप लोग करते हैं इस पर तज़िये? बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है। वैसे तो सोशल मीडिया इस तमाम चीज़ों से ही भरा पड़ा है कि किसी को भी कैप्टन बना देता है, किसी को भी वाइस कैप्टन बना देता है। आए दिन कैप्टन चेंज हो रहा है। हाँ, कैप्टन मैंने चेंज। मैंने एक चीज़ नोट कर ली कि अगर आपको दोबारा टीम में आना है तो पहले आप रिटायरमेंट अर्ली ले लें, उसके बाद आप थोड़ा सा लोकल मैचेस में परफॉर्म करें तो दोबारा आपकी टीम के लिए राहें हमवार हो जाएंगी। बहुत आपने तो खैर स्कूल में देखा था कि हम लोग बहुत क्रिकेट के शौकीन होते थे। उस ज़माने में शायद 50 ओवर्स होते थे, तो कभी ये सोचा नहीं कि क्रिकेट इतनी फास्ट हो जाएगी। अगर पता होता है कि क्रिकेट श्रिंक होकर 20 ओवर 10 ओवर तक आ जाएगी तो शायद मैं भी कुछ PSL खेल लेता। लेकिन अब हम उस वक्त में जब बात करते हैं 1999 की या उससे पहले की, तो उस वक्त में बड़ा मुश्किल था। एक तो एक ही प्लेटफॉर्म था, फिर अखबार होता था, उसमें कटिंग लग जाती थी, तो वो कटिंग लिए पूरे मोहल्ले में घूमो, देखो हमारा नाम आया। ये हमारा फेमस होने का क्राइटेरिया था कि अखबार में कटिंग आई है, और इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था, कोई प्रमोट करने वाला नहीं था। अब तो ये PSL एक ऐसी ज़ाहिर लीग आ गई है कि आपको बहुत चांस मिल जाता है। तो उस ज़माने में जो बहुत अच्छे क्रिकेट खेलने वाले भी थे, उन्होंने अपने आप को इसी वजह पीछे किया कि वो कहते हैं यार ये नहीं बने तो फिर क्या करेंगे। बहुत इसकी एक बड़ी एक ज़िंदा मिसाल है। मैं, आप यकीन करें, मैं शुरू से जब क्रिकेट खेलता था तो मैं एक लड़के को देखता था, वो सुबह फजर के टाइम पे अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता था। ये वो टाइम है 2001-2002 की बात है। तो ही वॉज स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड। अच्छा, वो पाकिस्तान की अंडर 19 टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया भी विज़िट कर कर आया। उसके बाद उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, क्योंकि आप देखें कि क्रिकेट इतनी फैंसी हो गई है। समटाइम्स ये बोला जाता है कि रेड बॉल क्रिकेट जो टेस्ट मैच है वो एक रियल क्रिकेट है। हाँ, वो रियल क्रिकेट वही है, जेंटलमैन क्रिकेट। उसके बाद आप क्रिकेट देखें कि श्रिंक होकर 10 ओवर 20 ओवर्स। मुझे तो आने वाले वक्तों में लग रहा है कि जिस तरह हम स्कूल में खेलते थे कि बुक खोल के देखते थे कि कौन कौन मैच खेल रहा है, इसमें 10-15 मिनट में क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी। तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गई। आपको, मुझे ये भी याद है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन होता था, आप एक बुकलेट बना लेते थे कि ये मेरे क्रिकेट की परफॉर्मेंसेज हैं जो मैंने कटिंग लगा के उन क्राइटेरियाज पे भी आपका उन क्राइटेरिया पे। अब तो आप अपनी एक वीडियो अगर आप फेसबुक पर डालते हैं, नाफे जैसे नाफे ने डाली, बिल्कुल, जबकि बाद में नाफे फ्लॉप हुआ, एक मैच में चलने के बाद वो दोबारा सोचता था मैं वही शॉट खेलूं, लेकिन वो फ्लॉप हुआ। शरी, प्रॉब्लम ये है कि आप बेसिक्स इंप्रूव करके नहीं आते। आप अगर अपनी दूसरी हमसाया ममालिक में देख लें या आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की टीम्स देखें तो बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका एक पहले स्कूल लेवल है, फिर उसके बाद आपके टाउन लेवल की क्रिकेट है, देन वो ग्रेजुअली ऊपर आता है। आपने अगर फेसबुक पे देखकर किसी को ले लिया, वो उस वक्त तो आ जाएगा टीम में, बट वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। आपको अगर लॉन्ग लास्टिंग लेना है किसी को टीम में, तो यू हैव टू करेक्ट देयर बेसिक्स। सबसे पहले तो जी डोमेस्टिक पे फोकस करने की जरूरत है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, हारिस रऊफ इसकी एक बड़ी मिसाल है, डोमेस्टिक खेले बगैर आया और वो चल गया फिर रुक गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारे शागिर भी जो होते हैं वो टीम में होते, लेकिन उस वक्त में ना ऐसी चीज़ें थी कि भाई ये एक बड़ा हमारे जहन में रहता था कि होगा या नहीं होगा। सिलेक्शन का उस वक्त में बड़ा एक पर्ची था, आज भी वैसे पर्ची सिस्टम है, लेकिन उस वक्त कुछ ज़्यादा थी। तो उन्होंने कहा भाई जो है पढ़ाई कर लो, वो बेहतर है, वरना तो फिर बड़े मसाइल होते हैं। महविश, मुझे ये बताएं, आपके माशाल्लाह आप एक एंकर पर्सन हैं, अगर आप एंकर पर्सन ना होती हैं तो आप क्या होती हैं? आपने कुछ सोचा है कभी कि यार मैं अगर इस फील्ड से नहीं होती तो क्या कुछ था बचपन में, कभी सोचती थी कि मैं ये बन जाऊंगी बड़ो? जी, मुझे डॉक्टर बनना था और मैं डॉक्टर बनते बनते एक्टर बन गई थी। तो क्यों डॉक्टर बननी, क्यों नहीं बन पाई? मेरा नंबर कम आए थे? मेरा वाला मसला? नहीं, आप वाला मसला नहीं था। नंबर आ गए थे, लेकिन क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इतना था नहीं और मेरी मदर चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मेरा एडमिशन MBBS में नहीं हुआ था, BDS में हो गया था। अब वैसे ही मुझे MBBS नहीं करना था और ऊपर से BDS करना पड़ता, तो ये मेरे लिए और ज़्यादा बुरी बात हो जाती। तो फिर मेरी मदर ने मुझे कहा तुम फिजियोथेरेपिस्ट बन जाओ। फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बन सकती तो तुम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बन जाओ। इन सब जगह मेरे एडमिशन के लिए हमने फॉर्म जमा कराए थे, सब जगह पे एडमिशन हो गया था। लेकिन उसके साथ साथ मैंने एक्टिंग स्कूल के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन मैं गई एक्टिंग स्कूल में। वो सब शौक यानी कि वही था ना, वो तो अम्मी का प्रेशर था डॉक्टर बन जाओ। शौक तो असली में यही था। अच्छा महविश, अगर हम बात करते हैं पहले की, तो
पहले 2-4 चैनल्स हुआ करते थे और अगर आप आते थे तो एक सिलेक्शन क्राइटेरिया से गुजर के आते थे। आपने ऑडिशन देना है, उसके बाद ऑडिशन को किसी ने देखना है। अब सबके पास सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो अब आप क्या देख रहे हैं, जो एंकर्स आ रहे हैं उनकी क्या उस तरह अपब्रिंगिंग हुई हुई है, या अब वो उस तरह परफॉर्म कर पा रहे हैं? आते हैं, हिट होते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। रीज़न क्या है कि मजबूत नहीं है? नहीं, अब तो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका इंस्टाग्राम जो प्रोफाइल है वो उसके ऊपर है कि उसके ऊपर कितने फॉलोवर्स हैं। अभी मेरे फॉलोवर्स अगर इंस्टाग्राम पे नहीं है तो मेरी बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू है, चाहे मेरा जितना भी एक्सपीरियंस हो। मैं बताती रहूँ कि मैंने फ़लाने टेलीविज़न पे काम किया, इतना काम किया, इतने साल काम किया, लेकिन वो एक्सपीरियंस काउंट ही नहीं होगा अगर मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स नहीं। लेकिन जो इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स होते हैं, किसी के 1 मिलियन पहुंच जाते हैं, 2 मिलियन पहुंच जाते हैं, उसमें एक बड़ा तबका वो है कि जो बस आलतू फालतू चीज़ों को लाइक करता है। बहुत कम ऐसे लोग जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो उस बंदे को लाइक करेंगे जो कुछ कर रहा होगा। अब अगर आप एक उल्टी सीधी वीडियो बनाओ और आपके मिलियंस में व्यूज़ पहुंच जाए, ऐसी पब्लिक कम है ना हमारे पास। हमारी मेजॉरिटी जो है वो तो एजुकेटेड है ही नहीं। 70% हमारी आवाम तो ऐसी है ना जो बिल्कुल ऐसी है, उन पर शऊर ही नहीं है। तो जिनमें खुद शऊर नहीं है तो वो शऊर वाली चीज़ कैसे देख सकते हैं? तो फिर ये क्या क्राइटेरिया हुआ? ये तो फिर एक तरीके से मजाक हो रहा है हमें कि बस ठीक है जी, इसके व्यूज़ ज़्यादा हैं तो इसको आओ शो में बिठा हमें लो, चाहे चाहिए उसको कि बोलना हम ना आ रहा हो। एजुकेट करें। हमें तो चाहिए हम एजुकेट करें। हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है, इतनी बड़ी हमारे पास प्लेटफॉर्म दिया है कि हम अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं, लेकिन हम उसको सही से यूटिलाइज़ नहीं करते। हम TRP के चक्कर में पड़े हुए हैं कि नहीं, इस तरह के कंटेंट से आता है तो बेशक यही वाला कंटेंट डाल दो, शऊर की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप क्या देखती हैं, फीमेल एंकर्स पे आते हैं, टेलीविज़न पे कितनी लाइफ होती है, कितने टाइम तक वो स्टैंड ले सकती है, कितने टाइम तक आप समझती हैं अभी के जो दौर चल रहा है उसमें क्या देख रही हैं? देखिए, हर इंसान की पर्सनालिटी बाय द टाइम ग्रूम होती है। कोई भी इंसान चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो या ना हो, वो जब टीनेजर होता है वो एक डिफरेंट होता है, जब वो थोड़ा सा अडल्ट हो जाता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, बड़े होकर उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। इसी तरह करियर वाइज भी है। अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं तो वो आप बाय द टाइम ग्रो करते हैं। तो जिस तरह से आप ग्रो करते जाएंगे आप उस लेवल पे आते जाएंगे, स्टैगनेंट पोजीशन पे नहीं आना है। अब अगर आप न्यूज़ एंकर, फीमेल न्यूज़ एंकर्स की बात करें तो अभी भी बहुत सारी न्यूज़ एंकर्स ऐसी हैं जिनको 20-20 साल हो गए हैं ऑन स्क्रीन काम करते हुए, लेकिन उन्होंने स्टार्ट न्यूज़ एंकरिंग करके नहीं किया था। वो एज अ रिपोर्टर आई थी, या वो एज अ ऑफिस वर्क के लिए आई थी, या एज अ रिसेप्शनिस्ट आई थी। उन्होंने ग्रेजुअली जो है वो प्रोग्रेस की और आज वो ऑन स्क्रीन है। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बस आपको कंसिस्टेंसी लगा के रखनी है। आप 60-70 साल की उम्र में भी अगर आपके अंदर शऊर है, तालीम है और प्रेजेंस है, देन आप आ सकते हैं। ये कि हमने ये बात पहले भी की थी कि ग्रेजुअली जो चीज़ होती है ना वो मजबूत होती है। वर्ड मैंने यूज़ किया था मजबूत का। मजबूत इस वजह से होती है कि आप हर चीज़ों से गुजरते हुए आते हैं, लोग देते आते हैं आपको, और चीज़ों को अडॉप्ट करना आपको आना चाहिए। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक ये जो हमारे यहाँ क्राइटेरिया बन गया कि जी इसके व्यूज़ ज़्यादा है तो ये दुनिया का हर काम कर लेगा, जब चाहे उसको बोलना भी ना आता हो, तो ये गलत है। और ज़ाहिर है इसकी लाइफ लंबी नहीं है। मैं आपको बता दूँ आज यहाँ बैठ के कि लाइफ लंबी नहीं है। ठीक है, हर चीज़ का एक टाइम आता है, उसके बाद लोग उसी की तरफ जाते हैं जो एक्चुअल पढ़ा लिखा होता है, एक्चुअल जो बात कर रहा है उसकी मालूमात रखता है। सहरी का दस्तरखान इस वक्त यहाँ पे लगा हुआ है और चिकन जिंजर बड़े मज़े का था, बहुत अच्छा बनाया। मेहमानों से भी हम पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और मेहमान हैं। और सतार भाई चाय भी ले आए, क्योंकि ये अभी लेकर चाय आए, वहाँ से आप याद दे दें। हाँ, कोई मसला नहीं है, क्योंकि सहरी का टाइम है तो हम बिल्कुल चाय मिस नहीं कर सकते। 1% चांस नहीं है। आप तो पीती नहीं है चाय? नहीं, मैं नहीं पीती चाय। चलें, आपको हम कॉफ़ी अभी देंगे। अच्छा जी, ये एक और हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बात कीजिए जी, आप आपके गेस्ट हैं। आपका नाम? मोहम्मद तारिक खान। कौन सी क्लास में हैं आप? 1 क्लास 1 में। आपकी फेवरेट टीचर? मिस आयम। अच्छा, तो इतना डरे हुए क्यों? का डर लग रहा है क्या है? ये बताएं आप कि बड़े होके क्या बनना है? आपने क्या सोचा हुआ है? बड़े होके ये बनूंगा, क्रिकेट बनूंगा, यानी कि क्रिकेटर बनेंगे। तो कौन सा क्रिकेटर पसंद है आपको? पाकिस्तान। नहीं, पाकिस्तान का कौन सा प्लेयर पसंद है आपको? हैं? प्लेयर का नाम? अच्छा, अक्सर बच्चे जो है ना इस टाइम तक जो आके पॉज हो जाते हैं और घबरा भी जाते हैं। ये आपके लिए एहसानुल कलाम की जानिब से गिफ्ट है। आपके साथ चाहिए गिफ्ट? चाहिए? वो भी नहीं चाहिए? हाँ, वो चाहिए होता है भाई, वो चाहिए होता है। लेकिन ज़ाहिर है अक्सर बच्चे जो है वो आगे पॉज हो जाते हैं, क्योंकि इनके फिर वो ऐसे टाइम पर उठकर भी आते हैं कि टाइम भी ऐसा और होता है। एहसानुल कलाम के बहुत अच्छे डिजिटल जो है वो उनकी चीज़ें हैं। इनके पास डिजिटल कुरान भी होता है और डिजिटल टैब्स भी होते हैं, तो बिल्कुल बच्चों को इस तरह की चीज़ें देनी चाहिए। अच्छा शाकिर, ये बताएं कि कैसा लगा आपको चिकन जिंजर जो इन्होंने बनाया था? बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट। मैंने उसको थोड़ा सा टेस्ट किया है और उसके साथ साथ मैंने दही का कॉम्बिनेशन यूज़ किया। वेरी गुड। तो आप फूडी, वैसे तो आप नहीं होंगे फूडी, या हैं फूडी आप?
आई एम बिग फूडी, लेकिन बाज़ औक़ात हाथ रोकना पड़ता है और चीज़ों को अगर आपने कंट्रोल में रखना है तो थोड़ा सा आपको टेस्ट बड्स को मारना पड़ता है। हाँ वो तो मारना पड़ता है, क्या करें, वो तो मजबूरी है। अच्छा मैं शाकिर के बारे में बताऊँ, शाकिर मेरे बचपन के फ्रेंड हैं और स्कूल में हम साथ थे और शाकिर फर्स्ट आते थे, इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये थी, ये फर्स्ट आते थे, हम आखिरी रो में कहीं ना कहीं आ ही जाते थे, तो वो इतना बड़ा मसला नहीं होता था, लेकिन ये फर्स्ट आते थे, बचपन में इंटेलिजेंट भी थे। मोहसिन भाई आप बताएं कैसा लगा आपको चिकन जिंजर? माशाल्लाह बेहतरीन। हर दफ़ा हर चीज़ बिल्कुल बैलेंस रखती हो। अल्लाह नज़र बस से बचाए। अल्लाह बिल्कुल आपको जी नज़र बस से बचाए, आप इस तरह खाना बनाती रहें या बनवाती रहें, वो आप पर है। महविश आप बताएं कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं अभी ये जूस भी ट्राई कर रही थी, ये भी बहुत ऑसम है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा महविश आपको आती है कुकिंग? करती हैं आप कुकिंग? कितने अरसे से कर रही हैं? कितने अरसे से कुकिंग कर रही हैं आप? मैं बहुत अरसे से कर रही हूँ, लाइक आई वाज 15 इयर्स ओल्ड जब मैंने अपने घर में ही एज अ शेफ़ जो है वो काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे शौक था कि मैं बाहर निकल के काम करूँ, जॉब करूँ। तो मैंने अपने पापा को बोला कि आप मुझे घर में कुक रख लें। तो वो बेसिकली मुझे 2000 रुपीज़ पर मंथ देते थे और मैं घर का खाना बनाना स्टार्ट हो गई थी। शुरू में मैं बहुत सारी चीज़ें जलाई, लेकिन फिर मैंने ग्रेजुअली सीख लिया। तो मुसर्रत आंटी ने आपको ज़रा सख्ती की हुई थी ना, इनकी वालदा का नाम है मुसर्रत आंटी, तो मुसर्रत आंटी ने सख्ती नहीं की हुई थी कि बनाया करो खाने तुम भाई? नहीं नहीं, ऐसी सख्ती वक्ती तो सीखा आपने आंटी से खाना? जी जी ऑब्वियसली, बाकी ये है कि खुद आ जाता है जब आप करने लगते हैं तो। हाँ वैसे महविश रोटियाँ बहुत अच्छी बनाती हैं, रोटियाँ, चाय 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 बहुत अच्छी बनाती है महविश। वाकई में ये ना समझे कि भाई जो टीवी पे आ रहे होते हैं घर के काम नहीं करते, सारे घर के काम करने पड़ते हैं इन्हें, और ये बहुत ज़्यादा काम करती हैं, ये इनकी क्वालिटी है। मैं इसमें जानता हूँ कि बहुत पुराने ताल्लुकात है। शाकिर आपने कभी किए कुकिंग लाइफ में? भाभी के लिए की हो कभी? नॉट रियली। क्यों, मतलब इतने एकदम सख्त बन गए? नहीं ऐसा नहीं। वहाँ पे भाभी हंस रही होंगी ना, भाभी हंस रही होंगी नहीं नॉट रियली, बट ये होता है कि आप चूँकि ज़्यादातर थोड़ा सा अगर मैचेस या अर्ली मैं निकल रहा हूँ कोई मैच वैच के लिए, तो मैं अपना मेरा ब्रेकफास्ट ये होता है कि आपने सीरियल्स ले लिए, तो आपने जस्ट लाइक आपने कॉर्नफ्लेक्स डाला और मिल्क में और जस्ट, तो ये कुकिंग तो ना हुई। ये वाली मैक्सिमम कुकिंग, ये लड़कों वाली कुकिंग, लड़कों वाली कुकिंग। कोई नूडल्स बना लिए, हाँ। बॉयल एग कर लिया, बहुत ज़्यादा चाय बना ली, बिल्कुल इससे ऊपर नहीं है। मैंने तो कबाब भी तले, फ्रेंच फ्राइज भी बनाए भाई, मैं बहुत अच्छा शेफ़ था अपने टाइम पे। तो शाकिर कभी कुकिंग नहीं करी भाभी के लिए? कभी कुछ नहीं ऐसा कि कोई इम्प्रेस करने के लिए बंदा कर दे कुछ ऐसा? नहीं। ये आप स्क्रीन पे बोल रहे हैं या वैसे भी बेगम हंस रही होंगी आपकी? सच बताएं, कल एक हमारे बच्चे आए हुए थे, उन्होंने बताया कि मेरे अब्बू घर पे खाना भी बनाते हैं और बर्तन भी धोते हैं। कितनी अच्छी बात है। तो अच्छी बात है। तो आपने कभी ऐसा हाथ पाथ बटाया? नहीं, मेरी कोशिश होती है कि मैं अगर खाने के बाद अपनी प्लेट जो है वो किचन में ज़रूर रखूँ। अरे कितना बड़ा एहसान किया शाकिर भाई आपने। ये मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उस चीज़ को ज़रा क्लीन कर लूँ और उसके बाद जो है वो बाकी की जिम्मेदारियाँ वो खुद निपटा लेती हैं। तो कभी किसी बात पे इरिटेट होती हैं? वैसे भाभी कभी कहती हूँ आपको कि भाई ये अपनी आदत बदल दो? क्रिकेट खेलने से कहती हैं बदल दो? हाँ, क्रिकेट खेलने नहीं जाओ सैटरडे को। क्यों? आई डोंट नो, लेकिन अब वो मैं इतना कांस्टेंट जाने लगा हूँ कि अब वो उस चीज़ की यूज्ड टू हो गई है। और तो फिर ये तो नहीं होता कि आप जब क्रिकेट खेलने जाते हैं तो जब वापस आते हैं तो फिर वो भी कोई काम रोक देती हैं? उनकी खुशी उसमें होती है कि जब मैं मैच हार जाता हूँ, हैं? तो वो मेरी शक्ल देख के पहचान जाती हैं कि जब मैं आता हूँ तो आज हार गए ना, मैं तो कहती थी कि इसलिए क्रिकेट ना खेलो। तो ये एक उनका घर में ही भाई, घर में ही वो कहते हैं ना घर का बेदी लंका ढाए, तो यहाँ घर में ही हो रहा है। अच्छा महविश आप मुझे ये बताएं कि आपने जैसे बताया कि आप बचपन में बहुत शाय थी, तो आपका बचपन कैसा था? कितनी शाय थी आप? मुझे लगता नहीं आप कहीं से शाय होंगी। मैं तो इतनी सोबर और इतनी मैच्योर बच्ची तो आप थी। अभी भी हैं माशाल्लाह। अच्छा हाँ। लेकिन शरारती नहीं थी मैं बिल्कुल भी। नहीं शरारतें करती? बिल्कुल भी नहीं, मैं इतनी सोबर हुआ करती थी, मैं कहीं पे भी जाती थी तो खामोश बैठी रहती थी। ओह और जब खामोश, मेरा बिल्कुल audition- बच्चे ही परेशान हो जाए कौन आ गया यहाँ पे? बिल्कुल ऐसे ही था। और जब मेरा ऑडिशन भी हुआ था नापा में, मैंने एडमिशन जब लिया था, तो ऑडिशन होता है ना बेसिकली, तो वैसे तो एक्टिंग करने का बड़ा शौक था, लेकिन जब ऑडिशन हुआ तो मुझे ये नहीं पता था कि आवाज़ भी निकालनी होती है। मैं अपने ही अंदर अंदर वो डायलॉग्स बोल रही थी और वो प्रिटेंड कर रही थी कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, भरपूर कर रही हूँ, लेकिन ऑडिशन में वहाँ पे जितने भी जजेस थे उनके आगे मेरी आवाज़ पहुँची ही नहीं थी। तो बेसिकली आई वाज शाय। हैरत की बात है भाई, जबकि आजकल के बच्चे तो कहीं से शाय नहीं है। हाँ वो शाय तब होते हैं जब किसी मेहमान के सामने बोलो ना बेटा ये बड़ा अच्छा तुम नात पढ़ते हो या कलमा पढ़ते हो या कोई चीज़ पढ़ते हो, तो वो मुंह में हाथ रख के इधर उधर घूम जाएंगे, जैसे ही निकलोगे तो शुरू हो जाएंगे। ये उनकी शायनेस होती है। और ये जो सेगमेंट होता है इसमें हम थोड़ा बचपन भी डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया कि कौन कैसा था। शाकिर का मैंने बचपन बता दिया, फर्स्ट आते थे, ये क्वालिटी थी इनकी। बाकी तो और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ थी, फर्स्ट आते थे क्लास में। और महविश जो थी वो बचपन से शाय थी। हमारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महविश मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आपका एक्टिंग फील्ड से भी काफ़ी ताल्लुक़ रहा, एक बात अक्सर लोग ये कहते सुनाई देते हैं कि हमारे यहाँ जो एक्चुअल टैलेंट है
अब वो कहीं ना कहीं इस पर से दबदबा है क्योंकि नेपोटिज्म यहाँ भी बहुत है और एक टीम्स बनी हुई होती हैं, वही आपस में एक दूसरे को चांस दे रही होती हैं और जो वाकई में टैलेंटेड लोग होते हैं उन्हें उस तरह काम नहीं मिलता। आप मानती हैं इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल, और मैं तो इस चीज़ का बहुत शिकार भी हुई हूँ, अभी भी हो रही हूँ। मैंने एक्टिंग पढ़ी है, मुझे एक्टिंग आती है, मुझे एक्टिंग का एक्सपीरियंस भी है, लेकिन अब जब मैं कहीं ऑडिशन देने जाती हूँ, बल्कि काफ़ी अरसे से दे रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मुझे कोई अच्छा काम मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा। और उसकी रीज़न यही है कि मैं किसी लॉबी का पार्ट नहीं हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं है जो इस फील्ड से हो, तो ये चल रहा है और ये मेरे ख्याल से अब चलता रहेगा। क्योंकि मैम ये तो फिर बहुत ही गलत बात हो गई कि जो एक्चुअल टैलेंट है, अब अगर आपकी बात बता रही हैं तो मेरे लिए बड़ी शॉकिंग है कि आपको ऑडिशन देना पड़ रहा है। चले ऑडिशन ले लें कि भाई इस कैरेक्टर पे सूट बैठते नहीं बैठते, लेकिन उसके बाद भी काम ना मिलना, जबकि आपका एक माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, आपका एक अपना नाम है, तो ये तो फिर वही वाली बात हो गई ना कि जिन्होंने, जैसे हम सियासतदानों को बोलते हैं कि मौरूसी सियासत के एक जाता है दूसरा आता है, तो फिर एक्टिंग भी इसी तरह हो गई है, एक जा रहा है वो अपना बच्चा ला रहा है, उसके बाद वो अपने बच्चों के बच्चे ला रहा है। बिल्कुल, और हैरत की बात यह है कि मेरी कोई ऐसा डिमांड नहीं है कि आप मुझे कोई लीड कैरेक्टर दे दें या मेरे बहुत नखरे हैं। मैं एक बहुत बड़े रनाउंड चैनल के ऊपर गई हूँ, वहाँ मैंने ऑडिशन दिया है और मैंने ये कहा था कि कोई भी कैरेक्टर हो, मुझे कम बैक करना है तो आप मुझे कोई भी कैरेक्टर दे दीजिएगा। तो उस बात को भी अभी 6-7 महीने होने वाले हैं, वो कोई भी सपोर्टिव कैरेक्टर भी नहीं निकला, जबकि डेली बेसिस पे डिफरेंट जो है वो प्लेज हो रहे हैं, प्रोडक्शंस हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं है। तो ये मेरे लिए वैसे बड़ी शॉकिंग बात है जी, कि ऐसा भाई ही अगर है। आप ऐसे मतलब जिन्होंने पढ़ा हुआ है उन्हें चांस नहीं दे रहे, इसका हल क्या है? कोई क्या नया आएगा जो उन फेसेस को लेगा जो वाकई में एक्चुअल टैलेंटेड है? मैं ये नहीं कहता कि जो किसी के रिलेटिव है वो टैलेंटेड नहीं है, लेकिन एक्चुअल टैलेंट को अगर रोक के उनको चांस दे रहे हैं तो फिर तो हो गया काम। नहीं, उसके लिए ना फिर आपको शातिर दिमाग होना पड़ेगा, थोड़ी सी पॉलिटिक्स चलनी पड़ेगी और किसी ना किसी लॉबी का पार्ट बनना पड़ेगा आपको, और उसके लिए चापलूसी की बड़ी ज़रूरत होती है, तो ये करना पड़ेगा। तो कुछ में होता है ज़र्फ, वो कर लॉबी लेते के हैं। पार्ट कैसे बनते हैं? मुझे आज तक नहीं समझ आया। लॉबी हमें कहते हैं यार लॉबी लॉबी, हम कहते हैं नहीं, हम खुद फ्रेंड एक लॉबी सर्कल हैं। है ना, आपने एक डायरेक्टर को बोल दिया सर आप ही खुदा हैं, सर आप ही वो हैं, आप मुझे एक चांस दे देंगे ना, मैं आपको फलानी दावत में लेकर चले जाऊंगा या मैं फलाना काम आपका कर दूंगा। तो इस तरह की चीज़ें जो होती है, खुशामदें बेसिकली ये करनी पड़ती हैं। या फिर आप किसी फ्रेंड सर्कल का पार्ट होते हैं, आपके फ्रेंड्स ही डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, टीम का पार्ट है। ये होता है कि अगर कोई आपका दोस्त है वो फिर कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, वो भी कोई सच्चा दोस्त है तो वो आपको चांस दे देगा। लेकिन ये चीज़ काफ़ी जगहों से हम सुनते आते हैं कि भाई जो एक्चुअल टैलेंट है ना उसे चांस नहीं मिलता है, और चांस जो है वो सोर्स पे मिलता है, उसके बाद फिर उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। शाकिर, कोई ड्रामों में आने का प्लान है? अब ऐसी खतरनाक बातें सुन रही हैं, आपको भी लॉबी का हिस्सा बनना पड़ेगा फिर तो कोई है इरादा है कभी ड्रामों में आए, या भाभी ने मना किया हुआ? नहीं, बस इतनी परमिशन दी है मैंने, कमर्शियल करो, उससे ज़्यादा नहीं। नहीं, अभी 2 प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, इंशाल्लाह आपको जल्द वो स्क्रीन पे दिखेंगे। कुछ हाफ कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ इन प्रोग्रेस हैं। तो अच्छा, तो एक्टिंग शुरू कर दी आपने? यस। अरे वाह, देखें आप दोस्त हैं हमारे, हमें नहीं बता रहे कि एक्टिंग भी शुरू कर दी है। तो शाकिर ये फिर कैसे मैनेज होगा कि एक्टिंग में टाइम बहुत लगता है? चलें कमर्शियल में तो आपके 2 दिन लग गए, एक दिन में काम हो गया। एक्टिंग में जब मैं किसी ज़माने में करता था, बहुत पुरानी बात है, हम लोग सुबह घुसते थे फिर निकलते थे तो रात हो रही होती थी, तो फिर कैसे होगा मैनेज? यही फ़र्क होता है। समटाइम्स आपके कमर्शियल्स तो चलें, आपका एक दिन में कंप्लीट हो जाता है। लोग यूजुअली ये समझते हैं कि यार 30 सेकंड का कमर्शियल जो है वो यूं बन गया होगा, जबकि मुझे पता है कि मैं फजर की अजान से पहले वहाँ पे सेट पे मौजूद होता हूँ, रात में वापस आ रहा होता हूँ। यही चीज़ कंसिडर करते हुए मैंने सोचा कि यार अगर मैं ड्रामों की साइड आऊँगा तो कैसे करूँगा। तो यूजुअली हमारे बैंक में हमारी एक लीव्स होती हैं जो हमें इंटाइटल होती हैं ईयरली। मैंने अपना स्केजुअल इस तरह शेयर करा हुआ है डायरेक्टर से कि आपको मतलब इस दौरान अगर मेरी अवेलेबिलिटी है तो मैं वो छुट्टियाँ ले सकता हूँ। तो वो उस दौरान इंशाल्लाह आई ट्राई कि मेरे सारे जो भी मेरा रोल है वो इसमें कंप्लीट हो जाए। अच्छा शाकिर, एक बात बताएं कि एज अ करियर, जिससे हम ये कह लें लड़कों की बात होती है कि लड़कों ने ज़ाहिर ब्रेड एंड बटर देखना होता है घर का, बिल्कुल जी। ये फील्ड ठीक है, या आपको साइड में कोई अपना बिज़नेस, तो हर कोई बिज़नेस माइंड नहीं होता, एजुकेशन ऐसी लेनी है कि आपकी एक प्रॉपर जॉब हो? क्योंकि हमने जो देखा है, जैसे कमर्शियल्स का भी यही है, ड्रामों का ये है कि काम है, बहुत है, पैसे आ रहे हैं, ठीक है, फिर एकदम गायब। तो आप इसको किस तरह लेते हैं? बात सही है कुछ? शरीफ, बहुत अच्छी बात बोली आपने। समटाइम्स एक होता है, ये मीडिया इंडस्ट्री ना ऐसी है कि आप सडनली बहुत ज़्यादा एक फेमस होते हो और सडनली आप बिल्कुल गायब हो जाते हो। ये चीज़ अगर आप देखो ना तो ये आपको ज़्यादा डिप्रेशन में लेके जाती है कि यार एक वक्त था कि हर कोई मुझे पूछ रहा था और एक टाइम ऐसा आया कि कोई मुझे पूछ ही ना रहा हो।
आपको ये चीज़ ज़रूर साथ साथ रखनी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में मीडिया इंडस्ट्री को वो सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। लाइक अल्लाह ना करे आप लोग में से कोई बीमार होता है तो आपको ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई हॉस्पिटलाइजेशन है। आपकी हार्ड एंड मनी, हम अगर पास में देखें तो हमारे बहुत लेजेंड्स जिनकी पूरी जमा पूंजी जो है वो उनके इलाज पे लग गई। बिल्कुल। गवर्नमेंट की तरफ से अनलेस कोई एंकर उनके घर पे ना चला गया हो तो दे डोंट नो कि उनके साथ क्या हालात चल रहे हैं। आप अगर इंडस्ट्री को एक प्रॉपर बना रहे हो तो यार उसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलनी चाहिए, सो दैट आपको अपना एक स्टेबिलिटी दिखे कि हाँ जब मैं रिटायर होऊंगा इस फील्ड से, ऑल्दो इसकी कोई रिटायरमेंट एज तो नहीं है, बट पीस ऑफ माइंड तो आपका हो। पीस ऑफ माइंड ज़रूरी है। ये शाकिर ने जो बात की बड़ी अच्छी है कि वो कैरेक्टर जिनको देखकर हम बड़े हुए और बड़े मशहूर कैरेक्टर थे, उनका जो हाल हुआ वो बहुत बुरा हुआ। तो इस वजह से फिर ज़ाहिर काम मिल रहा है तब तक ठीक है, जब नहीं मिल रहा तो फिर क्या करेंगे। तो इस वजह से मर्दों को तो ख़ास तौर पे ये चीज़ सोचनी पड़ती है क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी फैमिली का ब्रेड एंड बटर देखना होता है। मैं विश कोई मैसेज देना चाहेंगी आप देखने वालों में? मैसेज तो सबसे पहले मेरा है कि फ़लस्तीन के हवाले से कि मैं बहुत दिल बर्दाश्ता हूँ कि रमज़ान जैसे महीने में, बाबरकत महीने में, सबसे पहली दुआ जो मेरे दिल से निकलती है वो फ़लस्तीन के लिए निकलती है क्योंकि बहुत जुल्म हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि वो जुल्म बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए। तो तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपनी हर नमाज में, हर दुआ में फ़लस्तीन को याद रखा जाए। बिल्कुल। शाकिर कोई मैसेज आप देखने वालों को? बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज दिया। मैं यही चाहूँगा कि जिस तरह देखें शहरी, हम लोग तो घर में आराम से खा रहे हैं, आराम से उठ रहे हैं, ये एक बहुत रियल लाइफ एग्जाम्पल सेट है कि आप उस मतलब आपके अगर आप एक बिल्ली का बच्चा भी आपकी गाड़ी से या कभी हिट हो जाता है तो आपका दिल कराने लगता है कि यार ये कैसे हो गया। बिल्कुल। रोज़ सोशल मीडिया की अब इतनी आज़ादी है कि आपको वो तमाम चीज़ें पता चल रही हैं जो वहाँ पे एक्चुअल हो रहा है। अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर करे और जल्द इस चीज़ को ख़त्म करके उनको, जिस तरह हम एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बड़ों के साथ और अपने चीज़ों को कर रहे हैं, ऐसी उनको भी इंशाअल्लाह ताला मिले। अल्लाह ताला आमीन। और बिल्कुल रमज़ान मुबारक में सब दुआ मांगे कि अल्लाह ताला वहाँ के मुसलमानों पर रहम फरमाए। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप हमारी ट्रांसमिशन में आए। आप लोगों के लिए दुआ है कि आप अपनी अपनी फील्ड में इसी तरह अच्छा काम करते रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को तरक्की दे। इस रमज़ान मुबारक में बहुत सारी दुआएँ आपके लिए। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे सेट पे मौजूद है कोलगेट और हर बंदा चाहता है कि उसके दांत स्ट्रॉन्ग हों। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके दांत स्ट्रॉन्ग हों तो कैल्शियम मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन जैसे म्यारी टूथपेस्ट को दिन में 2 दफ़ा आप ब्रश करें उससे, जिससे होगा ये कि जो कैल्शियम बूस्ट फार्मूला है, इसका कैल्शियम बूस्ट फार्मूला आपके दांतों में कैल्शियम की कमी को दूर कर देगा, जिससे आपके दांत बन जाएंगे स्ट्रॉन्ग, जो आपको चबाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी कहते हैं तो जब दांत स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल जी, आप इसको इस्तेमाल कीजिए, दिन में 2 दफ़ा से ब्रश कीजिए तो दांतों के जो मसाइल हैं, जो कैल्शियम की कमी है, वो पूरी हो जाएगी। मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा हमारे साथ मौजूद है। हमारा आज का मौजू है तज़किया नफ्स। मोहसिन भाई, ज़बान जो है, ये कहते हैं कि ज़बान से सारे आज़ा सुबह उठकर माफ़ी मांगते हैं कि भाई अगर तू सही रहेगी तो हम भी सही रहेंगे। तो ज़बान, मोहसिन भाई, ये ज़बान को कंट्रोल रखने के लिए क्या करें, क्योंकि ये भी एक बड़ा एलिमेंट है बिगाड़ पैदा करने में। अगर अच्छी है तो सही है, अगर ज़रा सी तीखी हो गई तो मसला ख़राब हो जाएगा। अच्छा, ये बात बिल्कुल आपने ये हदीस खुद ही प्यारी, बहुत प्यारी बयान फरमा दी। देखें, याद रखिएगा कि ज़ुबान जो है ना, ये ऐसा हथियार है कि ये जब चल जाता है तो ये तीर जब निकल गया मिसाल तौर पे फिर वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और इसी वजह से फरमाया गया कि जब आपने ज़ुबान से किसी चीज़ की अदायगी कर दी और वो गुनाह का irतिकाब कर दिया तो फिर आप वो गुनाह अल्लाह ने लिख दिया आपके नसीब में। अब इसका आपने कहा कंट्रोल कैसे किया जाए, तो सबसे आसान तरीका ये कि अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखें। यानी जितना हो सके आप अल्लाह का ज़िक्र करेंगे तो ये ज़ुबान इंसानी फितरत है, जो इंसान जो ज़्यादा अमल करता है तो आज़ा भी वही अमलियात करना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरीके से ज़ुबान जितना अल्लाह का ज़िक्र करेगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया फ़स्कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। यानी जब ज़ुबान आपकी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र कर रही होगी तो अल्लाह ताला आपको भी याद कर रहा होगा। तो इसलिए सबसे पहले अल्लाह ताला के ज़िक्र कसरत से किया जाए। उसके साथ साथ याद रखिएगा, अल्लाह के रसूल की हदीस है, हुज़ूर ने फरमाया कि जब तुम लोगों में बैठो अच्छी बात कहो वरना खामोश रहो। तो मालूम ये चला कि ये ज़ुबान का इस्तेमाल अगर आप अच्छी बात नहीं कर सकते तो खामोश रहें, वरना खामोशी तोड़ेंगे
तो फिर आपकी ज़ुबान से कोई वबाल निकले वो ख़तरनाक हो जाएगा। और वही कहते हैं ना, कभी कभी बंदा खामोश रहता है, बहुत अच्छा लग रहा होता है, जब बोलता है तो सारा इंप्रेशन गिर जाता है। तो भाई ज़बान को कंट्रोल में रखें। मोहसिन भाई, वही गुस्सा, अगर हम गुस्से की बात करें तो गुस्से में बड़े बड़े इक़दाम उड़ जाते हैं लोग, कई दफ़ा तो अल्लाह माफ़ करे कत्ल भी कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। क्या गुस्सा काबू करना तज़किया नफ्स में आएगा? बिल्कुल आएगा। गुस्सा काबू करना, ये तो आपने जो बात की बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? कि यही तो है जिसके जो शैतानों के हथियारों में से एक हथियार है। आपने इसी हथियारों पर तो कंट्रोल करना है। और इसका तरीक़ेकार क्या है, जो फ़ुक़हा ने फरमाया और जो सूफिया ने फरमाया कि जब आपको गुस्सा है, अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, अगर बैठे हैं तो लेट जाएं, और फिर भी गुस्सा नहीं कंट्रोल हो तो आप वज़ू कर लें और दुरूद शरीफ की कसरत करें, क्योंकि इससे क्या होता है, गुस्सा कंट्रोल में आता है। और सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे ही गुस्सा है, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम, कि आपने पढ़ना कि शैतान आपको उस वक्त इतना वर्गलाएगा, इतना वर्गलाएगा कि आपकी ज़ुबान से वो अल्फाज अदा शुरू हो जाएंगे जो आप अपने दिमाग या आप चाहते भी नहीं हैं बोलना। तो सबसे पहले तो आप इसको कंट्रोल करने की, क्योंकि याद रखिएगा नफ्स जो है ना, जैसे नफ्स नवामा जो है, इसमें ये फितरत पाई जाती है कि इंसान गुस्से में वो कुछ कह यार, फिर बाद में उसको याद आता है कि यार मैं रिग्रेट होता है बहुत, यार मैंने क्या कह दिया, मुझे ये बोलना चाहिए। एक रवायत में यहाँ तक आता है कि हदीस में अल्लाह के रसूल, और मैंने खुद ये हदीस पढ़ी कि उसने फरमाया कि नाउज़ुबिल्लाह तुम अपने वालिदैन को लानत ना भेजो। तो सहाबा कराम ने इसकी असल इससे क्या मुराद फरमाया, जब तुम किसी के वालिदैन को गाली देते हो, गलत कहते हो, और वो तुम्हारे वालिदैन को कुछ कहता है, तो समझ लो ये तुम्हारी तरफ से लानत हो गई। तो मुराद ये कि अगर आप ज़ुबान से गलत बात निकालते हैं तो ये आपके ऊपर ही आ रहा होता है। और एक रिवायत में यहाँ तक कि जब आप कोई गलत अल्फाज निकालते हैं, मैंने आज ये बात एक अपने भाई को भी समझाई थी कि अगर आप गाली किसी को देते हैं तो आपकी जो अच्छाइयाँ हैं ना वो उसके पास चली जाती हैं, और उसकी जो बुराइयाँ हैं वो आपके पास आती हैं। अगर आप सोचें कि आपका अकाउंट भरा पड़ा है, पैसे भरे पड़े, मोहसिन भाई ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं हमारे इर्द गिर्द जो बात बात पे गालियां बकते हैं। वही मैं उनको आपसे आदत होती है जी बात बात पे गाली बकनी है। तो उनको यही तो समझाना है कि भाई तुम्हारा अकाउंट बैंक फुल भरा है और अचानक खाली हो जाए और तुम्हारे अकाउंट में सिर्फ कर्जे ही आ जाए कि भाई फलां करा, तो फिर तुम क्या होगे, तुम तो एकदम शॉक जाओगे। उनका ये कहना होता है कि जी जब गाली देने से वजू नहीं टूटता तो फिर क्या है, वो तो कहते हैं गाली देने से वजू भी नहीं टूटता नहीं, हमारा। वजू, अच्छा वजू नहीं टूटता, ये बात करते, लेकिन गाली देने से जो रूहानी जो अल्लाह ताला की मोहब्बत और मार्फत है वो ख़त्म हो जाती, तो वो नज़र नहीं आ रही। मिसाल के तौर पर एक बंदा, अभी आपने कहा जब तक खामोश है तब तक बहुत तो बड़ा प्यारा है। अगर यही ज़ुबान जब वो गलत बात करती, फिर आपने ये भी हदीस सुना दी कि ज़ुबान टेढ़ी हो गई तो आधा टेढ़ हो जाएंगे। हुज़ूर ने फरमाया है कि याद रखिएगा, जो तुम वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरा, जो तुमने खैर कहा, जो तुमने शर कहा, उसका जवाब देना पड़ेगा। तो ये तो नहीं है कि वज़ी नहीं टूटा, लेकिन इससे जो अल्फाज निकले उसका हिसाब तो देना है ना। तो हिसाब जब दोगे तो दे लोगे। वज़ू को देख रहे हो लेकिन ये चीज़ नहीं देख रहे कि तुम्हारे को हिसाब भी देना है। तो फिर मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि आप जो लोग ये काम करते हैं कि यार इससे काम नहीं बनता, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप अगर देखें तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दुनिया में इस्लाम फैला लिया, बड़े बड़े बादशाह मेरे आका के कदम में बैठ गए। मेरे आका की ज़ुबान से ज़्यादा शीरनी ज़ुबान किसी की नहीं थी। और उनके ऊपर तो जुल्म भी हुए, पत्थर भी उन पे बरसाए गए, कचरा भी। मैं इसी तरफ आ रहा था कि ताइफ के मैदान में मेरे आका पर जो पत्थर बरसाए, उनका नाले ने मुबारक लहू लहान हो गया। तब भी आका ने दुआ दी कि अल्लाह ये नहीं जानते कि कौन है, इनके आने वाली नस्लों को रहमत नाज़िल फरमा। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला हम सबको, ये तो दुआ है कि हम सबको इस काबिल बना कि हम नफ्से मुतमईन दर्जे पे पहुंच जाएं, कि जो हम करें वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए करें, अपने रब की अताअत के लिए करें। और ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें होती हैं, वक्ती तौर पर हम पे शैतान आता है, बाद में हमें ये रियलाइज़ होता है कि हमें नहीं करना। तो उसका एक और तरीका है, बहरहाल मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ, लेकिन जब भी आपको कुछ ऐसा अटैक फील हो रहा हो कि गुस्सा आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो आपके जहन में ये आना चाहिए शैतान मुझे भड़का रहा है, शैतान मुझे भड़का रहा है, शैतान मुझे भड़का रहा है। 3 दफ़ा ऐसा करके देखें तो शायद कुछ कमी आए। यही सोचें कि बस ये शैतान मुझसे करवा रहा है, मैं नहीं कर रहा, तो शायद जो है कुछ कमी आए। और दुआ यही है इस नशिस्त से कि अल्लाह ताला हम सबके गुनाहों को माफ़ करे और जो गलतियाँ हमसे जाने अनजाने में होती हैं उन्हें भी माफ़ करे। हमारी नशियात का वक्त ख़त्म हो गया है, कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।